आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 181 वुल्फहेड। दूसरा अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। वांग मिन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह एक कदम आगे बढ़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने वुल्फहेड का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। बेवकूफ, तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह कानून द्वारा शासित समाज है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपाहिज करके तुम बेहतर स्थिति में आ जाओगे? वैसे भी मेरी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। अपनी दयनीय क्षमताओं से तुम मुझे अपाहिज करने की सोचते हो। तुम मजाक कर रहे हो। अब स्कारफेस की आंख, जो पहले टोयोटा प्राडो के ड्राइवर की सीट पर था, बाहर शोर सुनकर तुरंत वहां पहुंचा। उसने गुस्से से भरे वांग मिंग को घूरा और यह जानते हुए भी कि तांग शियू को उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे बॉस के साथ इतनी अकड़ दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। हम वांग जियान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और स्कारफेस की आंख को देखते हुए उनकी आंखों में हैरानी छा गई और वे विस्मय से बोले, आप भाई की आंख हैं? स्कारफेस की आंख? भाई की आंख? स्कारफेस की आंख ने अपनी भौहें उठाईं। वांग जियान की ओर देखा और कहा, तुम मुझे जानते हो? वांग जियान को स्कारफेस की आंख की पहचान का पक्का पता नहीं था, लेकिन अब जब उसने खुद स्कारफेस की आंख को ये स्वीकार करते सुना तो वह तुरंत घबरा गया। उसने हाथ बढ़ाकर वांग मिन को खींचा और फिर बनावटी मुस्कान के साथ कहा, भाई की आंख, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही होंगे। मैंने आपको पहले अपने बॉस लियू द ट्रैप्ड के साथ देखा है, वह मेरे बॉस हैं। अभी जो कुछ हुआ वह सब गलतफहमी थी। मेरे भाई को नहीं पता था कि यह आपके बॉस हैं। मैं अपने भाई को समझाऊंगा कि वह आपके बॉस के साथ जरूर जाए। स्कारफेस की आंख ने कहा, तो तुम गद्दार लियू के आदमियों में से एक हो? वो लड़का आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैंने सुना है कि वो मुसीबत में पड़ने वाला है। चूंकि मेरे बॉस की नज़र तुम्हारे भाई पर है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, जल्दी भाग जाओ वरना। वांग जियान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से पूछा, भाई की आंख, आपका क्या मतलब है? क्या आप थोड़ा और स्पष्ट बता सकते हैं? स्कारफेस की आंख ने ताना मारते हुए कहा, गुआइजी लियू की एक रखेल है जो उसकी पीठ पीछे छुपकर ड्रग्स बनाती है। ये चीजें जानलेवा हो सकती हैं। मैंने सुना है कि गुआइजी लियू के कुछ गुंडे भी इसमें शामिल हैं। पुलिस स्टेशन में मेरे जान पहचान वाले हैं और एक बार जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था तो मैंने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना था। वांग जियांग सिहर उठा। वह समझ गया कि स्कारफेस की आंख का क्या मतलब था। अगर अपाहिज लियू की रखेल बेइज्जत हो गई तो अपाहिज लियू के सारे गंदे काम जरूर सबके सामने आ जाएंगे। और उसने और उसके भाइयों ने भी अपाहिज लियू के साथ बुरे काम किए थे। अगर तांग शियू ने स्कारफेस की आंख की ओर देखा और शांत भाव से कहा, ठीक है, उसे डराना बंद करो। मुझे लगा था कि सभी सेवानिवृत्त सैनिक बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल डरपोक है। चलो चलते हैं। इंतजार। जब वांग मिंग ने तांग शियू को जाने के लिए मुड़ते देखा तो उसने तुरंत गहरी आवाज में चिल्लाया। तांग शियू अपनी तंद्रा से बाहर आया और व्यंग्यपूर्वक बोला, क्या अभ्यास करना चाहते हो? वांग मिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अपने शरीर के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे और लियानलियन के लायक हो? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे तुम कोई भी हो। अगर तुमने वुल्फहेड को फिर से अपमानित करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तांग शियू ने उंगली से इशारा करते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूँ। चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ आओगे और तुम्हें मुझे बताना होगा कि वुल्फहेड कहाँ है। अगर मैं हार गया तो मैं न केवल तुम्हारे भाई को तब नहीं मारूंगा जब वह गिर चुका हो, और न ही उसे पूरी जिंदगी जेल में बिताने दूंगा, बल्कि उसे एक अच्छा जीवन जीने दूंगा। कैसा रहेगा? क्या वे किसी गिरे हुए व्यक्ति को और नहीं गिराएंगे? उसे पूरी जिंदगी जेल में क्यों न बिताने दिया जाए? वांग मिंग तुरंत ही तांग शियू की छिपी धमकी का गहरा अर्थ समझ गया और दहाड़ते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कितनी नीच और बेशर्म हरकत है। तांग शियू ने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी बातों में मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। तुम भले ही विशेष बल के सिपाही हो, लेकिन सच्चे कुलीन नहीं हो। पर यह बात समझ में आती है, जो सिपाही सालों साल विदेशों में गुप्त मिशनों को अंजाम देते हैं, हर दिन मौत के मुंह से बचते हैं, वही कुलीन होते हैं, सच्चे सिपाही होते हैं। बकवास बंद करो। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? ये तुम पर निर्भर है। वांग मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो भविष्य में मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वुल्फहेड के बारे में आपको नहीं बता सकता। साथ ही मैं कोई भी गैरकानूनी या नियमों के विरुद्ध काम नहीं करूंगा। काया। तांग शियू ने उपहास उड़ाया और एसयूवी की ओर चलने के लिए मुड़ गया। वांग मिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। तांग शियू के 3-4 कदम चलने के बाद वांग मिंग तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसका रास्ता रोक दिया। एक तेज लात ने तांग शियू के गाल पर करारा प्रहार किया। फक फक करना। तांग शियू ने बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए वांग मिंग की टखने को सटीक रूप से पकड़ लिया। अंदर की ओर खींचते हुए उसकी बांह वांग मिंग की छाती से टकराई और उसी समय तांग शियू के पैर के अंगूठे ने झटके से वांग मिंग की टखने को जकड़ लिया और उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। क्या आपके पास बस इतना ही है? तांग शियू ने दोबारा हमला नहीं किया, बल्कि तिरस्कारपूर्ण लहजे में पूछा। वांग मिंग तांग शियू की ताकत से भयभीत तो था ही, लेकिन उसके दिल में अपमान और क्रोध उससे कहीं अधिक प्रबल था। वह कलाबाजी करते हुए जमीन से उछला और तांग शियू पर एक जोरदार मुक्का मारा। स्मैक। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर वांग मिंग की मुट्ठी पकड़ ली, अपना सिर हिलाया और फिर वांग मिंग की छाती पर लात मारकर उसे पीछे की ओर गिरते हुए देखा। उसने शांत भाव से कहा, हम दोनों एक ही स्तर के नहीं हैं। तुम में आम लोगों के लिए कुछ कौशल हो सकता है, लेकिन मेरे सामने तुम एक चींटी के भी बराबर नहीं हो। अगर मेरे पास आदमियों की कमी न होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। वांग मिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया।
सीने में हो रहे दर्द ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक सही था। उसकी तुलना में वह एक चींटी से भी कम था। उसने अपने जीवन में अनगिनत विरोधियों का सामना किया था, लेकिन इतनी बुरी तरह कभी नहीं हारा था और न ही कभी इतने दुर्जय गुरु से उसका सामना हुआ था। वुल्फहेड अपने दिल में बहुत मजबूत था। अगर उनमें से 3 या 5 को मिला भी दिया जाए तो भी वे वुल्फहेड का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि भेड़िए का सिर भी उसे निहत्था नहीं छोड़ सकता। उसके सामने खड़ा ये युवक भेड़िए के सिर से भी कहीं अधिक भयानक था। आप आखिर हैं कौन? वांग मिंग ने अपना सीना पकड़ लिया और सीधे तांग शियू की ओर देखते हुए एक सवाल पूछा। तांग शियू ने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो मेरे लिए काम करें। मैं कभी भी गैरकानूनी या अनैतिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होता, लेकिन अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या मुझे नाराज करता है तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मुझे वफादार और मेरे आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले अधीनस्थों की आवश्यकता है। साइड पर स्कारफेस की आंख के बगल में खड़े वांग जियांग समझ गए थे कि तांग शियू ने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया था। अपने भाई के लिए चिंतित होने के बावजूद उन्होंने मदद करने से परहेज किया। हालांकि वे अपने भाई वांग मिंग के कौशल से बहुत प्रभावित थे। कुछ दिन पहले जब उन पर और उनके कुछ साथियों पर बदमाशों के एक दूसरे गिरोह ने हमला किया था, तब उनके भाई ने अकेले ही 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद लोगों को मार गिराया था। हालांकि उन्हें खुद मामूली चोटें आई थीं। इतने ताकतवर बड़े भाई को इस युवक ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह पलटवार करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। आखिर वह कितना ताकतवर है? भाई कियांग, आपके बॉस क्या करते हैं? वो इतने काबिल कैसे हैं? वांग जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। स्कारफेस कियांग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वांग जियांग ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? तुम उसके अधीनस्थ हो, तुम्हें कैसे पता नहीं चलेगा कि वह क्या करता है? भाई कियांग, तुम मजाक कर रहे हो। स्कारफेस कियांग ने बेपरवाही से कहा, मुझे सच में नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि बॉस बहुत शक्तिशाली और बहुत अमीर है। वह एक बड़े समूह का मुखिया है, बस इतना ही मुझे पता है। वांग जियांग ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर भी तुम उससे संबंध रखने की हिम्मत करते हो? स्कारफेस ने आंखें सिकोड़कर शांत भाव से कहा, मालिक उदार और अच्छे इंसान हैं, उनके लिए काम करने से उज्ज्वल भविष्य बनेगा। कुआ, इस जवाब से वांग जियांग अवाक रह गया। तांग शियू ने वांग मिंग की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे 1-2 लोगों की नहीं बल्कि एक टीम की जरूरत है। अगर तुम सहमत हो तो वुल्फहेड को शिंगचिंग में मेरे पास भेज दो। मैं नानझा कस्बे में रहती हूँ। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। 3 दिन बाद अगर तुम आ भी जाओ तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। बस इतना ही। वह मुड़ा और टोयोटा प्राडो एसयूवी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह उसमें बैठने वाला था, अचानक रुक गया, पीछे मुड़ा और फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक अपनी शर्तें बताई हैं। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा भाई शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाला जीवन जिए। मैं तुम्हारे भविष्य की भी गारंटी दे सकता हूँ। ऑफ रोड वाहन चालू हो जाता है। वांग भाई मिंग और जियांग एसयूवी को जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर भाव विभोरता थी। जियांग पर तांग शियू की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मिंग चुप हो गया। उसका मन उथल-पुथल से भरा था। हिंसा भरे जीवन का आदी हो जाने के बाद 30 साल की उम्र में साल दर साल एक आम नागरिक की तरह जीना उसके लिए असहनीय था। पिछले कुछ महीनों से वह खुद को इसे सहने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन हर दिन अंतहीन रूप से खींचता हुआ महसूस होना उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। क्या हमें वुल्फहेड से संपर्क करना चाहिए? उस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? वांग मिंग के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। वांग जियांग ने वांग मिंग को कोहनी से धक्का देते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर हम उस बड़े बॉस के लिए काम करने चले गए तो हमारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम वाली होगी। मैं स्कारफेस कियांग को जानता हूँ, वो कांगबेई शहर का एक बेरहम बड़ा आदमी है। उसने भी उस आदमी का साथ दिया है। मुझे लगता है हमें भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। चुप रहो, वांग मिंग ने धीमी आवाज में फटकार लगाए। वांग जियांग ने असंतुष्टि से कहा, भाई देखो हम कितने गरीब हो गए हैं, सब गंदे हैं और आमदनी भी न के बराबर है। क्या तुम भविष्य में अच्छे दिखना नहीं चाहते? वैसे भी मैं जवान हूँ, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम 30 साल से ऊपर हो गए हो और तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह 30 साल की उम्र में भी कुंवारा रहूं? ये वांग मिंग हिचकिचाया। वह जानता था कि उसका भाई सही कह रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह युवक कहाँ से आया है। दूसरे पक्ष के उकसावे, वादों और उसके प्रभावशाली मार्शल आर्ट कौशल के आधार पर उसने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। भाई अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं मम्मी पापा की कब्र पर जाकर शिकायत करूंगा। वांग जियांग ने वांग मिंग को घूरकर देखा और जोर से चिल्लाए। वांग मिंग कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से बोला, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं सब कुछ सोच समझकर शिंगचिंग के पास जाऊंगा। भले ही मैं भविष्य में उसके लिए काम करना चाहूं, मुझे उसकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वांग जियांग बेहद खुश हुई और बिना किसी झिझक के बोली। वांग मिंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मैं अपने साथ आने के लिए कुछ साथियों को ढूंढ लूंगा। तुम यहीं कांगबेई शहर में आज्ञाकारी रहो। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो चाहे मुझे किसी अमीर मालिक के लिए काम करना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। आप अध्याय 182 ऋण चुकाना। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। शिंगचिंग रेलवे स्टेशन। ओयांग लुलू ने काले रंग की लेदर जैकेट और काली बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा बड़े काले धूप के चश्मे से आंशिक रूप से ढका हुआ था। वह निकास द्वार के पास एक खंभे से टेक लगाकर खड़ी थी, बाहें मुड़े हुए लगातार बाहर निकलते पर्यटकों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि तांग शियू को अपने साथ जिंगमिंग द्वीप वापस कैसे ले जाए। कुछ दिन पहले अपनी माँ के घर लौटने के बाद से, जिनसे वह वर्षों से नहीं मिली थी, वह वहीं रह रही है। कल भी एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान उसकी माँ को उससे पता चला कि तांग शियू प्रिंस पर्वत पर एक अभियान पर गई है और फिर उन्होंने तांग शियू को अपने घर आमंत्रित करने की पेशकश की। बिल्कुल उसे पता था कि तांग शियू ने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरी की है और वह आज शिंगचिंग लौट रहा है, इसलिए वहां जल्दी पहुंचने के बाद वह हवाई अड्डे से सीधे
रेलवे स्टेशन चली गई। ये बुढ़िया खुद शिंग चिंग से मदद मांगने आई है। अगर उसने मना करने की हिम्मत की तो मैं उसे कई बार काट लूंगी। जैसे जैसे ओयांग लुलू सोच रही थी, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक उसने स्टेशन के निकास द्वार से बाहर निकल रही भीड़ में तांग शियू को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तांग शियू ने शांत स्वभाव वाली ओयांग लुलू को देखा। भले ही उसकी बेसबॉल कैप और बड़े धूप के चश्मे ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, फिर भी उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ओयांग लुलू ने अपने धूप के चश्मे उतार दिए, जिससे उनका बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। उनके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी और उन्होंने कहा, बेशक मैं आपका स्वागत करने के लिए यहाँ हूँ। कैसा लगा? बड़ा सरप्राइज है ना? तांग शियू ने कहा, यह वाकई एक सुखद आश्चर्य है। मैं अभी सोच रही हूँ कि घर जाने के लिए टैक्सी लूँ या बस। ओयांग लुलू की मुस्कान गायब हो गई। उसने तांग शियू की पिंडली पर लात मारी और गुस्से से बोली, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी ड्राइवर बनूं? तांग शियू ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उसे कोई दर्द महसूस हुआ। उसने ओयांग लुलू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ड्राइवर बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत से लोग मुझसे ड्राइवर बनने की मिन्नतें करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। चलो चलते हैं, आसपास बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओयांग लुलू ने अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा। उसने सचमुच कई राहगीरों को आश्चर्य भरी निगाहों से उसे घूरते हुए देखा। हालांकि उसने तांग शियू के पीछे स्कारफेस की आंख को भी देखा। भौहें चढ़ाकर पूछा, तांग शियू, ये कौन है? तांग शियू ने अपना सिर घुमाकर स्कारफेस की आंख की ओर देखा, जो अवाक था और स्पष्ट रूप से ओयांग लुलू से मोहित था, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कांगबे में जिस प्रतिभा से मैं मिला था उसे वापस शिंगचिंग ले आओ ताकि वह मेरे लिए काम कर सके। स्कारफेस की आंख ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी निगाहें ओयांग लुलू के चेहरे पर टिकी रहीं। वह एक परिपक्व व्यक्ति था, कांगबे शहर में काफी प्रसिद्ध था, लेकिन इस समय वह ओयांग लुलू की निगाहों के आगे हारा हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। अगर हम कहें, पहले वह तांग शियू की युद्ध कला और धन दौलत से प्रभावित था, लेकिन अब उसका आदर श्रद्धा में बदल गया था। उसने अनगिनत स्त्रियां देखी थीं, पर इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। और ये लड़की तो अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन तक आई थी। यहाँ तक कि मेरा बॉस तो उसके साथ बिल्कुल ड्राइवर जैसा बर्ताव करता है। चांगशा के एक आलीशान होटल के बाहर तांग शियू ने स्कारफेस की आंख को गाड़ी से उतारते हुए कहा कि वह कुछ रातें यहीं रुक जाए और वह अगले दिन उससे मिलने आएगा। फिर ओयांग लुलू उसे नानझा कस्बे की ओर ले गई। रास्ते में तांग शियू ने चेंग झिझोंग और कांगशिया को फोन करके नानझा टाउन आने के लिए कहा। उनका अभियान काफी सफल रहा था। ट्रेन से उतरते ही उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें बताया गया था कि उनके खाते में 2.5 अरब युआन जमा हो गए हैं। उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करने की योजना पहले ही बना ली थी। नानझा कस्बे में स्थित विला के प्रांगण के अंदर ओयांग लुलू ने कार को पार्किंग स्थल में खड़ा किया और उत्सुकता से कहा, यह आपका घर है? यह तो वाकई बहुत शानदार है। तांग शियू ने संदूक खोला, एक बड़ा काला यात्रा बैग निकाला और कहा, यह विला लॉन्ग जेंग्यू का उपहार था। ओयांग लुलू मुस्कुराई और बोली, लॉन्ग जेंग्यू की नज़र बहुत तेज है, निवेश पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने सुना है कि आपने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिससे उनकी कंपनी को खूब धन दौलत मिलेगी। तांग शियू मुस्कुराई, लेकिन उसने बातचीत जारी नहीं रखी। विला में प्रवेश करते ही तांग शियू ने मु किंगपिंग को रसोई में व्यस्त देखा, इसलिए वह सीधे रसोई के दरवाजे पर गया और बोला, बहन मु, आज रात हमारे घर में मेहमान हैं, इसलिए कृपया और खाना तैयार कर दीजिए। अच्छा। तांग शियू को लौटते देख मु किंगपिंग मुस्कुरा उठी। तांग शियू के पीछे ओयांग लुलू को देखकर उसने खिलखिलाते हुए कहा, तो ये है मिस ओयांग, आपका स्वागत है। ओयांग लुलू मुस्कुराई और बोली, नमस्ते मु बहन। शियाइनइन कहाँ है? मु किंगपिंग ने कहा, वे सम्मेलन कक्ष में ट्यूशन सत्र चला रहे हैं। समय को देखते हुए लगता है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तांग शियू ने ओयांग लुलू को रसोई में जाते हुए देखा और फिर चुप हो गया। दूसरी मंजिल पर स्थित अपने अध्ययन कक्ष में लौटकर उसने दिव्य बलुआ पत्थर के 2 टुकड़े निकाले और उन्हें रखने के लिए किताबों की अलमारी को खाली किया। हमें एक सुरक्षित स्थान चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद तांग शियू ने अपना निर्णय लिया। वापस पहली मंजिल पर ओयांग लुलू अभी भी रसोई में थी और मु किंगपिंग को खाना बनाने में मदद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर चेंग झिझोंग पहले से ही बैठक कक्ष में इंतजार कर रहा था। मालिक तांग शियू का शिष्य बनने के बाद से चेंग झिझोंग तांग शियू का बहुत सम्मान करता है। तांग शियू ने हाथ हिलाकर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे अपना बैंक खाता बता दो। मैंने हाल ही में कुछ पैसे कमाए हैं, मैं तुम्हें पहले कुछ पैसे दूंगा। चेंग झिझोंग ने तुरंत कहा, गुरुजी, वह पैसा आपके शिष्य का उपहार है, उसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी इन दिनों मुझे पैसों की कमी नहीं है। तांग शियू ने कहा, पैसा अभी भी आपका है। मैं कुछ पैसे आपात स्थिति के लिए रख लूंगी। आप औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार करते हैं, है ना? बस भविष्य में मुझे और जड़ी बूटियां लाकर दे देना। मैं आपको बाद में जड़ी बूटियों की एक सूची दूंगी, कोशिश करना कि उनमें से ज्यादा जड़ी बूटियां ले आना। जब मैं गोलियां बनाऊंगी तो उनसे आपको भी लाभ होगा। अमृत। चेंग झिझोंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद गुरुजी। तब तांग शियू ने मोबाइल फोन के जरिए चेंग झिझोंग के खाते में 2 अरब युआन ट्रांसफर किए। फिर उन्होंने पूछा, आजकल तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? क्या तुम्हारे शरीर की सारी वास्तविक ऊर्जा वास्तविक सार में परिवर्तित हो गई है? चेंग झिझोंग ने कहा, रूपांतरण पूर्ण हो गया है। इसके अलावा हाल ही में औषधीय जड़ी बूटियों से सूप बनाने के कारण मेरी शक्ति में और भी सुधार हुआ है। गुरुजी, मेरी शक्ति अब पहले से कम दोगुनी है। तांग शियू हंसते हुए बोला, तुम्हारी साधना का स्तर अभी साधना की दहलीज पर कदम रखने के लिए ही काफी है। आगे का रास्ता अभी लंबा है। जब तुम स्वर्ण कोर स्तर पर पहुंचोगे तब भी तुम्हें मामूली सफलता ही मिलेगी। जब तुम नवजात आत्मा स्तर पर पहुंचोगे तब भी तुम्हें बड़ी सफलता ही मिलेगी। और जब तुम अमर स्तर को पार कर जाओगे तभी तुम मेरी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करोगे। चेंग झिझोंग ने बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैं आपकी इच्छानुसार ही साधना करूंगा और कभी लापरवाही नहीं करूंगा।
मैं आपके लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। झनकार। चेन झिझोंग के मोबाइल फोन की घंटी बजी। जब उसने अपना फोन निकाला और धन हस्तांतरण की सूचना देखी तो उसने आश्चर्य से तांग शियू की ओर देखा और कहा, आपने मेरे खाते में 2 अरब रुपये भेज दिए? तांग शियू ने कहा, हाँ, आपको यह इतनी जल्दी मिल गया? चेन झिझोंग ने हैरानी से कहा, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे भुगतान की सूचना मिल गई है। ये कल तक आ जाने चाहिए। स्वामी जी, आपने आखिर किया क्या? इतने कम समय में आपने इतना सारा पैसा कैसे जुटा लिया? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं उन दोनों साधकों को कुछ चीजें बेचूंगा। फुफकार। चेन झिझोंग ने हैरानी से पूछा, आपने क्या बेचा? उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई खास चीज नहीं है, बस एक साधना तकनीक और पशु वशीकरण की पुस्तिका है। अफसोस की बात है कि वे बहुत गरीब हैं, वे ज्यादा से ज्यादा कुछ अरब ही जुटा सकते हैं, वरना मैं और भी मांग लेता। अरबों? अभी भी बहुत गरीब हैं। चेन झिझोंग ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। 10 अरब से अधिक की संपत्ति होने के बावजूद तांग शियू की नजरों में शायद वह धनी भी नहीं माना जाएगा। 12 मिनट बाद जब कांग शिया विला पहुंची तो उसने लॉबी में तांग शियू और चेन झिझोंग को देखा। उसने चेन झिझोंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर तांग शियू की ओर देखकर बोली, बॉस, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? तांग शियू ने कहा, कंपनी में पैसों की कमी है, हमें हाल ही में कुछ और पैसे मिले हैं, इसलिए मैं फिलहाल आपको 300 मिलियन भेज रहा हूँ। अगर यह पर्याप्त नहीं होगा तो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। कांग शिया ने खुशी से कहा, और 300 मिलियन? ये तो शानदार है। तांग शियू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं आसानी से पैसा नहीं कमाता, इसलिए आपको इसे खर्च करने में सावधानी बरतनी होगी। कंपनी के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाएं और इसे जल्द से जल्द पटरी पर लाने की कोशिश करें। कांग शिया मुस्कुराई और बोली, बॉस, आपके दिए इस 300 मिलियन के साथ मैं गारंटी देती हूँ कि हमारे समूह की सभी प्रारंभिक योजनाएं 1 सितंबर से पहले पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने शिनचेन के कई बैंकों से संपर्क किया है। अगर हम अपनी कंपनी की मजबूती साबित कर दें तो हमें बड़ा ऋण मिल जाना चाहिए। तांग शियू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बैंक से ऋण? क्या हमें बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता है? कांग शिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी व्यावसायिक योजना और अनुमानित आवश्यक धनराशि के अनुसार ये संभवतः कम से कम 3 अरब होगी। हमारे समूह की वर्तमान धनराशि इतनी नहीं है, इसलिए हमें अपनी योजना को लागू करने के लिए बैंक से ऋण लेना होगा। तांग शियू ने कहा, आप इस मामले को संभाल सकते हैं। वैसे भी क्या आप अभी बहुत व्यस्त हैं? कांग शिया ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, इतनी व्यस्तता के कारण मुझे लगभग चक्कर आ रहा है। तांग शियू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और प्रोजेक्ट देने वाला था, लेकिन तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। आज रात यहीं खाना खा लो और खाने के बाद तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। कांग शिया ने झट से पूछा, बॉस, क्या आपके पास कोई और प्रोजेक्ट है? कौन सा प्रोजेक्ट? शानदार परियोजना, वह कभी भी काम टालती नहीं है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य पूरक उत्पादों को ही ले लीजिए, इसमें स्पष्ट रूप से बहुत अधिक लाभ की संभावना है और वह इसे करने के लिए तैयार है, चाहे ये कितना भी कठिन या थका देने वाला क्यों न हो। इसके अलावा अब वह तांग शियू की बहुत बड़ी प्रशंसक है और मानती है कि उनकी परियोजनाएं निश्चित रूप से उत्कृष्ट होंगी। तांग शियू ने कहा, एक वाइनरी बनाओ, शराब बनाओ और उसे बेचो। पेय पदार्थ? कांग शिया चौंक गया, फिर उसने पूछा, बॉस, क्या आपके पास किण्वित चावल की शराब बनाने की विधि है? इसका स्वाद कैसा होता है? तांग शियू ने कहा, मेरे पास नुस्खा है और यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन पेय है, इसलिए मैं इस शराब को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की योजना बना रहा हूँ, दुनिया का सबसे उन्नत। कांग शिया को तांग शियू की ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी खूबसूरत आंखें चांद की तरह सिकुड़ गईं और उसने कहा, बॉस, चलिए वाइनरी को हमारे शेंग तांग ग्रुप के अधीन कर देते हैं। मैं एक सहायक कंपनी भी स्थापित कर सकती हूँ। मैं पूरी स्थिति संभाल लूंगी और छोटे मोटे काम निचले स्तर के लोगों पर छोड़ दूंगी। अध्याय 183, एक छोटा सा जमावड़ा। चौथा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। कांग शिया के उत्साह और प्रसन्न चेहरे को देखकर तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम बहुत व्यस्त नहीं रहने वाली थी? कांग शिया ने कहा, समय निकाला जा सकता है, अगर आप इसे किसी तरह से निकाल लें तो कोई समस्या नहीं है। तांग शियू ने हंसते और रोते हुए कहा, खुद को थकाओ मत। कांग शिया ने उत्साह से कहा, चिंता मत कीजिए बॉस, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से पूछा, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकती हूँ? कांग शिया ने हैरानी से पूछा, क्या निजी सवाल? कृपया पूछिए। तांग शियू ने पूछा, मैंने आपके परिवार के बारे में पहले कभी नहीं पूछा। आपके परिवार में और कौन कौन हैं? कांग शिया चौंक उठी और फिर उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे दत्तक माता पिता अमेरिकी थे, कुछ साल पहले एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने एक विदेशी बूढ़े व्यक्ति से शादी कर ली है, मैं उनसे साल में सिर्फ एक बार मिलने जाती हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाया, मन में निर्णय लिया और कहा, तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा, इस तकनीक का अभ्यास केवल तुम ही कर सकते हो और इसे कभी भी किसी और को मत सिखाना। वास्तव में तुम्हें किसी को भी यह बताने की अनुमति नहीं है कि तुम एक साधक हो। खेती की तकनीकें? कांग शिया ने हंसते हुए और झुंझलाते हुए कहा, मालिक, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह प्राचीन काल है जहां लोग आंतरिक ऊर्जा का विकास करके मार्शल आर्ट के उस्ताद बन सकते हैं? तांग शियू ने अपनी भौहें उठाईं और पलक झपकते ही कांग शिया के बगल में आ गया। बिजली की गति से उसने कांग शिया का कंधा पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही उसने अपनी कलाई घुमाई, कांग शिया हवा में ही घूम गई। वह चीखी, लेकिन तांग शियू ने उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया। एक ही छलांग में वह कांग शिया को विला के द्वार तक ले आया। टकराना, तांग शियू ने कांग शिया को नीचे गिरा दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये है, गिरने के बाद कांग शिया स्तब्ध और असमंजस में थी, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह सदमे में थी और आसपास के दृश्य को देख रही थी। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था।
वह बहुत डरी हुई थी। हाँ, जो कुछ अभी हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा था। अगर उसने खुद इसका अनुभव न किया होता तो वह इस पर विश्वास नहीं करती। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, क्या आपको इस आंगन के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है? मैंने उसे देखा। कांग शिया ने भावहीनता से सिर हिलाया। तांग शियू ने कांग शिया का कंधा फिर से पकड़ लिया और अपनी गति चरम सीमा तक बढ़ा दी। महज 2 सांसों में वह विला के हॉल में वापस आ गया और कांग शिया को सोफे पर वापस पटक दिया। अब क्या आपको विश्वास है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट के उस्ताद मौजूद हैं? कांग शिया सीधा बैठ गया, चारों ओर देखा और फिर उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। काफी देर बाद वह हकलाते हुए बोला, मालिक, जब आप मुझे शिंगलोंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में चुनौती देने ले गए थे, तभी मुझे पता चल गया था कि आप मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हैं। लेकिन मुझे आपकी इतनी महारत की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि एक उस्ताद भी वह नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। तांग शियू हंसते हुए बोला, तुम्हारी पसंद अच्छी है। मैं सचमुच मार्शल आर्ट का उस्ताद नहीं बल्कि एक साधक हूँ। शायद तुमने असलियत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा, लेकिन तुमने काल्पनिक टीवी सीरियल या फिल्में तो देखी ही होंगी। असली साधक फिल्मों में दिखाए गए साधकों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे आसानी से हवा और बारिश बुला सकते हैं और तलवारों पर उड़ सकते हैं। सच्चे उस्ताद तो तारे तोड़कर चांद का पीछा भी कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के तारों भरे आकाश में विचरण कर सकते हैं। एक अमर, कांग शिया ने अविश्वास से कहा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। अमरत्व प्राप्त करना कठिन नहीं है। यदि तुम मेरे द्वारा सिखाई गई तकनीकों का लगन से अभ्यास करोगे तो तुम भी अमरत्व प्राप्त कर सकते हो और स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकते हो। कांग शिया ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, क्या पौराणिक कथाओं में वर्णित अमर लोक वास्तव में मौजूद है? तांग शियू हंसते हुए बोला, कथाओं और लोक कथाओं में वर्णित अमरलोक बहुत छोटा है। जब तुम एक दिन अमर हो जाओगे तो असली अमरलोक एक भव्य दृश्य होगा। मैं तुम्हें रात के खाने के बाद सिखाऊंगा। याद रखना, इसके बाद तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे। कांग शिया ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने धीमी आवाज में पूछा, बॉस, आपने अभी मुझसे मेरे पारिवारिक मामलों के बारे में पूछा, शायद इसलिए क्योंकि आपको चिंता थी कि मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दूंगी, है ना? हाँ, तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सच्चे अधीनस्थ बनो, महज एक कर्मचारी नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे साथ चलने से तुम्हारी दुनिया असीम रूप से विस्तृत हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर तुम मेरे साथ शून्य को चीरकर विशाल ब्रह्मांड में विचरण भी करो तो भी कोई समस्या नहीं होगी। कांग शिया ने मुश्किल से सांस ली, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने कहा, बॉस, क्या आप एंडी को भी सिखा सकते हैं? वह कई सालों से मेरे साथ है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि मुझसे भी बदतर है। उसका कोई परिवार नहीं है और मेरे और जैक के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है। एंडी? तांग शियू ने उस खूबसूरत देवदूत जैसी लड़की के बारे में सोचा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, उसे बुलाओ और उसे यहाँ आने के लिए कहो। उसने एंडी की स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ नहीं की। हालांकि एंडी ने बताया था कि वह कुछ वर्षों से अपने माता पिता के साथ चीन में रह रही थी, लेकिन जीवन अनिश्चित है और दुर्भाग्य कभी भी आ सकता है। चूंकि कांग शिया ने कहा था कि एंडी अनाथ हो गई है, इसलिए संभवतः उसके माता पिता के साथ कुछ हुआ होगा। चेन झिझोंग चुपचाप एक तरफ बैठा था, उसके होठों पर मुस्कान थी। तांग शियू ने कांग शिया को अपना भरोसेमंद अधीनस्थ बना लिया था, जिससे वह बेहद खुश था। आखिर कांग शिया बेहद काबिल थी, व्यापार जगत में एक विलक्षण प्रतिभा थी। अगर वह भविष्य में पूरी निष्ठा से तांग शियू की सेवा करे तो उसे विश्वास था कि तांग शियू खूब धन कमाएगा और साधना के संसाधन लगातार आते रहेंगे। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, मास्टर, क्या मैं उस वाइनरी में निवेश करूं जिसे आप स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू ने कहा, आप औषधीय जड़ी बूटियों के व्यवसाय में हैं, आप शराब बनाने के कारखाने में निवेश क्यों कर रहे हैं? चेन झिझोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मेरी बाइडे फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मैं लंबे समय से अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त निवेश लक्ष्य नहीं मिल पाया। इसीलिए मेरे पास इतना अतिरिक्त पैसा है। अगर मैं आपकी वाइनरी में निवेश नहीं करता तो शायद मुझे अन्य परियोजनाओं में निवेश करना पड़ता। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, मैं आपको 500 मिलियन और 10% शेयर दूंगा। आपको प्रबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही एक फैक्ट्री मैनेजर नियुक्त कर लिया है। आपको बस हर साल मिलने वाले लाभांश का इंतजार करना है। आपके पास जो भी अतिरिक्त पैसा है, अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप लॉन्ग जेंग्यू से संपर्क कर सकते हैं। रियल एस्टेट में मेरा उनके साथ कुछ व्यावसायिक सहयोग है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। मूल तांग शियू अपनी शराब बनाने की फैक्ट्री के कारोबार में किसी को दखल देने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इससे बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि फिलहाल उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए अगर चेन झिझोंग निवेश करते तो उन्हें कुछ शेयर देना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह उनके शिष्य थे। बात सिर्फ मुनाफे को परिवार के भीतर ही रखने की थी। चेन झिझोंग बेहद खुश था। उसे एहसास हुआ कि तांग शियू का शिष्य बनना वाकई फायदेमंद था। वह न केवल साधना के मार्ग पर चल सकता था, बल्कि व्यापार में भी लाभ कमा सकता था। बिना किसी झिझक के उसने सिर हिलाया और कहा, वापस आते ही मैं लॉन्ग जेंग्यू से संपर्क करूंगा। तांग शियू ने कहा, व्यापार संबंधी मामलों के लिए अब से आप सीधे कांग शिया से संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास बहुत काम है और व्यापारिक मामलों से निपटने का समय नहीं है अब। एप्रन पहने ओयांग लुलू रसोई से बाहर आई। चेन झिझोंग को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, क्योंकि वह अक्सर वित्तीय पत्रिकाओं में उनके साक्षात्कार पढ़ती थी। हालांकि कांग शिया को देखते ही उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि कद काठी, रूप रंग या स्वभाव के मामले में कांग शिया उससे किसी भी तरह कमतर नहीं थी। कुछ दिन पहले उसने सुना था कि तांग शियू ने कांग शिया को अपने संरक्षण में ले लिया है और उसे नवस्थापित समूह कंपनी का प्रबंधन भी सौंप दिया है। लेकिन कांग शिया से उसकी यह पहली मुलाकात थी। बॉस, ये कौन है? जब कांग शिया ने ओयांग लुलू को देखा, खासकर जिस तरह से ओयांग लुलू ने एप्रन पहना था, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तांग शियू ने परिचय कराते हुए कहा, यह ओयांग लुलू है, जो जिंगमेन द्वीप की एक निकम्मी लड़की है। यह मेरी दोस्त भी है,
लुलू, ये तांग शिया है, मेरी सबसे खास महिला। ओयांग लुलू ने तांग शियू पर नाराजगी से आंखें घुमाईं। अगर तांग शियू ने मेरी दोस्त कहकर उसे संबोधित न किया होता तो वह अब तक नौकरी छोड़ चुकी होती। हालांकि वह मन ही मन खुश थी, फिर भी उसने असंतुष्टि का नाटक किया और गुस्से में बोली, अपना काम ठीक से न करने का क्या मतलब है? मेरा पैराडाइज क्लब एक वैध व्यवसाय है, ठीक है? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या कैसीनो चलाना एक वैध व्यवसाय है? ओयांग लुलू ने कहा, बेशक यह एक वैध व्यवसाय है। जुए के सभी सत्र खुले समुद्र में आयोजित किए जाते हैं, इसलिए ये किसी भी देश के कानूनों का उल्लंघन नहीं करता, है ना? इसके अलावा ताइवान को देखिए, वहाँ जुआ खेलना कानूनी है। तांग शियू ने मन ही मन सिर हिलाया, वह ओयांग लुलू की चालाकी का खंडन करने में बहुत आलसी था। हालांकि तांग शियू की व्याख्या सुनने के बाद कांग शिया के मन में ओयांग लुलू के बारे में जिज्ञासा का ज्वार उमड़ आया। नमस्कार मिस ओयांग। नमस्कार श्रीमान कांग। दोनों महिलाओं ने पहली बार हाथ मिलाया, लेकिन दोनों के मन में कुछ छिपे हुए इरादे थे। खाना परोसा जा चुका है। गु यिन का ट्यूशन सत्र समाप्त हो गया। तांग शियू के निमंत्रण पर शिक्षक भोजन के लिए रुका और गु यिन की पढ़ाई में हुई प्रगति के बारे में पूछताछ की। श्री तांग, गु यिन बहुत बुद्धिमान है, उसकी याददाश्त और समझने की क्षमता असाधारण है, ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। मैं और बाकी 2 शिक्षक तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हालांकि चौथी, 5वीं और 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम हम तीनों नहीं पढ़ाएंगे। अधेड़ उम्र की महिला शिक्षिका ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि हम चौथी कक्षा से ऊपर के पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन लगातार 2 कक्षाओं की तैयारी करते करते हम थक चुके हैं। ये बहुत थकाने वाला है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। जब तक आपके बाद आने वाले शिक्षक आपकी तरह ही उत्कृष्ट होंगे, मैं संतुष्ट रहूंगी। ओयांग लुलू ने उन दोनों को देखा और आश्चर्य से कहा, शिक्षक की पाठ तैयार करने की गति छात्रों की सीखने की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। ये किस प्रकार की भ्रांति है? शिक्षक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत जल्दी सीखती है। अगर वह इसी गति से सीखती रही तो शायद वह 1 सितंबर से पहले ही दूसरी से 6ठी कक्षा तक के सभी पाठ्यक्रम पूरे कर लेगी। ओयांग लुलू ने अविश्वास भरी निगाहों से गु यिन को देखा और आश्चर्य से बोली, उसने अभी दूसरे साल का पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं किया है। वह अगले 2-3 महीनों में बाकी 4 कक्षाओं का सारा पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर पाएगी? एक बाल प्रतिभा भी ऐसा नहीं कर सकती, है ना? अध्याय 184 2 महिलाओं की लड़ाई। पहला अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। गु यिन के शिक्षक ने बेबसी से कहा, एक विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन गु यिन कर सकती है। मैं 20 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और मैंने कई प्रतिभाशाली छात्रों को देखा है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट छात्र भी उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तांग शियू हंसते हुए बोली, टीचर हुआंग, उसकी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, ध्यान रखिए कि वह अहंकारी और आत्मसंतुष्ट न हो जाए। गु यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं कभी भी अहंकारी या आत्मसंतुष्ट नहीं होंगी। मालिक, चेन जिजोंग ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, ये आपका शिष्य है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, यह मेरी निजी शिष्या है। अब से आप इसे छोटी बहन कह सकते हैं। चेन जिजोंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और हैरानी से गु यिन को घूरता रहा। काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। जब वह तांग शियू का शिष्य बना था, तब तांग शियू ने अभी तक कोई शिष्य भी नहीं लिया था, और अब उनकी एक छोटी बहन भी है। इतना ही नहीं, उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित शिष्य का अर्थ भी अच्छी तरह समझ आ गया था। वह तांग शियू का नामात्र का शिष्य था, जबकि उसके सामने खड़ी छोटी लड़की तांग शियू की निजी शिष्या थी। उनके दर्जे में काफी अंतर था। चेन जिजोंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर गु यिन की ओर देखकर सिर हिलाते हुए बोली, छोटी बहन, आज हमारी पहली मुलाकात है। मुझे पहले पता नहीं था कि तुम भी हो, इसलिए मैंने कोई उपहार तैयार नहीं किया। अगली बार आने पर मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। गु यिन मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बड़े भाई। ओयांग लुलू ने तांग शियू को अजीब नजरों से देखा और पूछा, तांग शियू, आपने इतने सारे शिष्यों को अपने साथ ले लिया है, आप उन्हें आखिर क्या सिखाने वाले हैं? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मेरे पास अनेक कौशल हैं और मैं उन्हें वह सब कुछ सिखा सकता हूँ जो मैं सिखा सकता हूँ। क्या तुम भी मेरे शिष्य बनना चाहते हो? मैं शिष्यों को स्वीकार करने में बहुत सख्त हूँ। एक परीक्षा आवश्यक है। कोई भी आपका प्रशिक्षु बनना नहीं चाहेगा। ओयांग लुलू ने आंखें घुमाईं और चिड़चिड़ाते हुए कहा। हालांकि बोलते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने झट से चेन जिजोंग की तरफ देखकर कहा, चेन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं उस लड़के पर इतनी गुस्से में थी कि मैंने वो नहीं कहा जो मैंने कहा। कृपया बुरा मत मानिए। चेन जिजोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और तांग शियू और ओयांग लुलू की ओर उसकी निगाहें कुछ अजीब सी थीं। खाना खत्म हो गया है। चेन जिजोंग और शिक्षक वहां से चले गए। ओयांग लुलू होटल में नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए तांग शियू ने मु किंगपिंग से उसके लिए एक अतिथि कक्ष चुनने को कहा। जब बैठक में केवल कांग शिया ही रह गई तो तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मेरे कमरे में आ जाओ। जब एमडी आएगा तो मैं तुम सबको एक साथ पढ़ाऊंगी। कांग शिया ने तांग शियू की निर्मल आंखों में देखा और हल्के से सिर हिलाया। अगर कोई और आदमी होता तो जैसे ही वह उसे अपने कमरे में आने के लिए कहता, वह तुरंत मुड़कर चली जाती। लेकिन तांग शियू अलग था। उसकी आंखों में उसे वासना का कोई निशान नहीं दिखा। दरअसल उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि उसे अंदर ही अंदर चिढ़ हो रही थी। वह सोच रही थी कि तांग शियू पर उसके आकर्षण का कोई असर क्यों नहीं हो रहा था। दूसरी मंजिल का कमरा। कांग शिया तांग शियू के पीछे पीछे अंदर गई। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। उसके अनुभव में पुरुषों के शौचालय हमेशा गंदे होते थे, मानो सुअर के बाड़े से भी बदतर। लेकिन तांग शियू का कमरा असाधारण रूप से साफ सुथरा था। कंबल करीने से तह किए हुए थे और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था। यहाँ तक कि उसे चमेली की हल्की खुशबू भी महसूस हुई। तांग शियू ने कोने में रखे सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ और एंडी को फोन करके पूछ लो कि वह कहाँ है। मैं नहाने और कपड़े बदलने जा रही हूँ। अच्छा। कांग शिया ने अपना फोन निकाला और तांग शियू को बेडरूम में बने वॉक इन क्लोजेट से कपड़े निकालते हुए और फिर बाथरूम में जाते हुए देखा और उसे अंदर से दरवाजा बंद होने की आवाज साफ सुनाई दी।
उसने मुझे अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। कांग शिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभर आए। आखिर वह बेमिसाल खूबसूरती की धनी थी। अगर कोई और होता तो शायद बहुत पहले ही उस पर टूट पड़ता, लेकिन उसका क्रूर बॉस उसे दूर रखने के लिए दरवाजा बंद कर रहा था। क्या वह कोई शेरनी थी, अपनी खूबसूरती से व्याकुल कोई कामुक स्त्री? कांग शिया ने अपना सिर हिलाया और एंडी का नंबर डायल किया। ये जानकर कि एंडी लगभग 10 मिनट में नानजा टाउन पहुंच जाएगा, कांग शिया ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और तांग शियू के बेडरूम का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अंत में उसकी नजर साफ सुथरे बिस्तर पर टिक गई। एक स्त्री का हृदय समुद्र की गहराई में पड़ी सुई के समान होता है। जब वह पहली बार तांग शियू के शयन कक्ष में दाखिल हुई तो जिज्ञासावश वह धीरे धीरे पलंग के सिरहाने तक गई और बिस्तर की चादरों को ध्यान से देखा। उसे ये देखकर संतोष हुआ कि तांग शियू के बिस्तर पर एक भी लंबे बाल नहीं थे। वास्तव में उसे तांग शियू के छोटे बाल भी नहीं मिले। वह एक सभ्य, कानून का पालन करने वाला आदमी है। नहीं, उसे अच्छा लड़का कहना चाहिए। कांग शिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसकी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें तांग शियू और एक अधेड़ उम्र की महिला की तस्वीर थी। बैंग बैंग, बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और ओयांग लुलू अंदर आ गई। जब उसने कांग शिया को तांग शियू के बिस्तर के किनारे पर एक फोटो फ्रेम पकड़े बैठे देखा तो उसने भौहें चढ़ाकर नाराजगी से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तांग शियू का बेडरूम है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओयांग लुलू के चेहरे पर दिख रही ठंडक को देखकर कांग शिया को झुंझलाहट हुई और उसने उदासीनता से कहा, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? आप? ओयांग लुलू गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर ठंडी सी आवाज में बोली, तांग शियू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। कांग शिया ने बाथरूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह नहा रहा है। ओयांग लुलू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसने कहा, तुम्हारा मतलब तुम हो? कांग शिया ने शांत भाव से कहा, मैं ऐसा करना चाहूंगी, लेकिन उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह बाथरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लेता है। ओयांग लुलू गुस्से से चिल्लाई, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तांग शियू तुम्हारी बॉस है और तुम उसके अधीनस्थ हो। तुम्हारे विचार अनैतिक हैं। कांग शिया ने जानबूझकर हैरानी जताते हुए पूछा, मालिक और अधीनस्थ के बीच क्या समस्या है? क्या मालिक और अधीनस्थ एक साथ नहीं रह सकते? ये? ओयांग लुलू अवाक रह गई। तांग शियू के लिए उसके मन में भावनाएं थीं और वह अपने परिवार की सोच को समझती थी, इसीलिए वह हमेशा उसके सामने एक आज्ञाकारी स्त्री की तरह व्यवहार करती थी। लेकिन कांग शिया का रूप देखकर और उसकी बातें सुनकर ओयांग लुलू को अचानक लगा जैसे किसी दूसरी स्त्री ने उसके आदमी को उससे छीन लिया हो। स्वभाव से उग्र, उसने खुद को संभाला, चप्पलें उतारी, तांग शियू के बिस्तर पर कूद पड़ी, यहाँ तक कि कंबल भी फैलाकर उसके अंदर घुस गई और सिर ऊंचा करके बोली, तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। तांग शियू मेरी है और वह कभी मेरी पकड़ से नहीं छूटेगी। भले ही वह इस शयन कक्ष में रहे, उसे मेरी ही होना चाहिए। कांग शिया के भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। शुरुआत में उसके मन में तांग शियू के लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं, लेकिन ओयांग लुलू के उत्तेजक हावभाव देखकर उसकी सारी समझदारी पल भर में गायब हो गई। उसने अपना कोट उतार दिया, जिससे केवल उसका टैंक टॉप दिखाई दिया, और बोली, तो चलो देखते हैं कि कौन उसे हासिल कर सकता है। मानो या न मानो, मैं अभी बाथरूम में जाकर उसके साथ नहाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओयांग लुलू तुरंत सीधी होकर बैठ गई और कांग शिया को घूरने लगी। दरार बाथरूम का दरवाजा खुला और तांग शियू बाहर निकला। कमरे में मौजूद दोनों महिलाओं को देखकर वह तुरंत भ्रमित हो गया। पलक झपकते ही कांग शिया और ओयांग लुलू के चेहरे एकदम लाल हो गए और शर्म की एक गहरी भावना उनके दिलों में झरने के पानी की तरह फैल गई। ये तो बहुत शर्मनाक है। दोनों महिलाओं ने मन ही मन आह भरी और चुपके से इस बात पर पछतावा किया कि उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी थी। ओयांग लुलू ने चादरें हटाईं, बिस्तर से कूद गई और अपनी शर्मिंदगी को दबाते हुए गंभीर स्वर में बोली, मुझे आपका बिस्तर इस्तेमाल करके देखने दीजिए कि यह आरामदायक है या नहीं। ये बुरा नहीं है, लेकिन अतिथि कक्ष के बिस्तर जितना अच्छा भी नहीं है। कांग शिया ने अपना कोट उठाया और अजीब तरह से कहा, थोड़ी गर्मी लग रही है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, काफी गर्मी है। एयर कंडीशनर का रिमोट बेडसाइड टेबल में है, बस उसे उठाओ और चालू कर दो। ओयांग लुलू, तुम मेरे बेडरूम में क्यों आई हो? ओयांग लुलू ने कांग शिया की ओर एक नजर डाली और फिर जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तांग शियू ने पूछा, यह क्या है? ओयांग लुलू ने कहा, यह एक निजी मामला है और बाहरी लोगों का इसमें उपस्थित होना उचित नहीं है। तांग शियू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कांग शिया से कहा, तो फिर अध्ययन कक्ष में जाओ और मेरा इंतजार करो। मेज पर एक शारीरिक संरचना का मॉडल रखा है, उस पर बने स्पर्श बिंदुओं को याद कर लो। अगर एंडी आए तो उसे भी उन्हें याद करवा देना। अच्छा। कांग शिया ने ओयांग लुलू की तरफ आंखें घुमाईं और कमरे से बाहर चली गई। ओयांग लुलू ने उलझन में पूछा, तांग शियू, आपने उसे शरीर रचना का मॉडल क्यों दिखाया और एक्यू पॉइंट्स याद क्यों करवाए? मुझे पता है कि आप पारंपरिक चीनी चिकित्सा के डॉक्टर हैं। क्या कांग उपनाम वाले किसी व्यक्ति को कोई अजीब बीमारी है जिसका इलाज आपको करना है? और यह एंडी कौन है जिसका आपने जिक्र किया? तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं, कुछ देर सोचा और फिर झूठ बोलते हुए कहा, कांग शिया दिन रात काम करती है, व्यापारिक मामलों में व्यस्त रहती है, इसलिए उसकी सेहत वाकई ठीक नहीं है। उसका इलाज करना मेरे लिए बिल्कुल उचित है। जहां तक एंडी की बात है, वह भी कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी है और उसे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ओयांग लुलू को अचानक एहसास हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने कहा, आपने कांग शिया को अपने कमरे में इंतजार करने के लिए बुलाया था ताकि आप उसका इलाज कर सकें? तांग शियू ने कहा, बेशक, आप और क्या सोचते थे? ओयांग लुलू ने बार बार हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि वह चालाक कांग शिया तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही थी। मैं बेवजह ही परेशान हो गई थी। तांग शियू ने आंखें घुमाईं और चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? बस बता दो, तुम्हें मुझसे किस निजी मामले पर बात करनी है? तुम तो बिल्कुल जिद्दी और मूर्ख हो। ओयांग लुलू के बोलते ही उसे मन ही मन पछतावा हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि तांग शियू को उसकी बात का सीधा मतलब समझ नहीं आया।
उसने टीवी ड्रामा में कई नासमझ पुरुषों को देखा था, लेकिन वह इतने नासमझ पुरुष से कभी नहीं मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका अभी तक पूरी तरह से विकास नहीं हुआ हो? ओयांग लुलू ने तांग शियू के गुप्तांगों को अजीब नजर से देखा और उसके होंठ अनायास ही फड़फड़ा गए। ये देखकर कि तांग शियू उसे देख रही है, उसने तुरंत अपने कामुक विचारों को त्याग दिया और मुस्कुराते हुए कहा, असल में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या आपके पास मेरे साथ जिंगमिन द्वीप आने का समय है? तांग शियू ने हैरानी से पूछा, हम जिंगमिन द्वीप क्यों जा रहे हैं? ओयांग लुलू ने कहा, मेरे माता पिता आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे मध्यस्थ बनने के लिए कहा है। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, क्या आप बीमार हैं? मैं एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक हूँ, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं आपके माता पिता को जानता भी नहीं, वे मुझे अचानक क्यों बुलाएंगे? शिनचेन जाते समय ओयांग लुलू ने अपने शब्द पहले से ही तैयार कर रखे थे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भूल गए हैं कि पिछली बार उस केटीवी में अगर आप समय पर आकर मुझे उन बदमाशों से नहीं बचाते तो शायद मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए उन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने पर जोर दिया। अध्याय 185 सच्चे विचार, दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, वह मामला खत्म हो चुका है, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वह अचानक बोलने से रुक गया। गुयान एर का पीला चेहरा उसके मन में कौंध गया। उसका दिल दुख से भर गया और कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बात बदलते हुए कहा, मैं जल्द ही जिंगमिन द्वीप जाने का समय निकालने की कोशिश करूंगा। तब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ओयांग लुलू ने पहले सोचा कि तांग शियू ने मना कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर वह तुरंत संतुष्टि से मुस्कुराई और बोली, तो फिर बात पक्की हो गई, हम कल जिंगमिन द्वीप जाएंगे। तांग शियू ने कहा, कल मैं खाली नहीं हूँ, इसमें कम से कम कुछ दिन लगेंगे। अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो आप पहले वापस जा सकते हैं और मैं समय मिलने पर आ जाऊंगी। जिंगमिन द्वीप पहुंचने पर मैं आपसे संपर्क करूंगी। ओयांग लुलू ने कहा, इस बार शिनचेंग आने का मेरा मकसद तुम्हें वापस ले जाना है। अगर तुम कल नहीं जाना चाहते तो मैं शिनचेंग में ही रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। वैसे भी मैं शिनचेंग में खाली नहीं बैठी हूँ। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, शिनचेंग में आपका क्या काम है? ओयांग लुलू ने अपना नन्हासा चेहरा ऊपर उठाते हुए गर्व से कहा, क्या तुम भूल गए कि मेरा लॉन्ग जेंग्यू और बाकी लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट में सहयोग है? मैंने सुना है कि लॉन्ग जेंग्यू फिलहाल उस प्लॉट के आसपास की जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा है और मैं इसमें जरूर शामिल होंगी। इसके अलावा मैं पैराडाइज क्लब का प्रबंधन अपने अधीनस्थों को सौंपने और कुछ अन्य वैध व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही हूँ। मुझे अभी यह सोचना बाकी है कि मैं आगे कहाँ व्यवसाय करूंगी। तांग शियू हंसते हुए बोली, तुम सचमुच एक छोटी अमीर लड़की हो। चिंता मत करो, लॉन्ग जेंग्यू और अन्य लोगों के साथ तुम्हारे सहयोग से मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम केवल धन कमाओगी, कभी नुकसान नहीं उठाओगी। ओयांग लुलू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप इतने आत्मविश्वासी हैं? तांग शियू ने कहा, यह मत भूलिए कि मैंने इस इमारत का खाका तैयार किया था और मैंने आसपास के व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों का खाका भी तैयार किया था। अगर वे इमारतें शिनचेंग की प्रतिष्ठित पहचान नहीं बनती तो मैं उस 10% हिस्सेदारी को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। तब तांग शियू ने ओयांग लुलू को आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में भेजा और फिर पहली मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में चले गए। उन्हें मु किंगपिंग से पता चला था कि एमडी आ गया है और कांग शिया के साथ अध्ययन कक्ष में है। उन्होंने उनसे मिलने की जल्दी नहीं की, बल्कि भंडारगृह में चले गए। चू यी को कुछ कीमती औषधीय जड़ी बूटियां मिली थीं और उन्हें उनकी गुणवत्ता की जांच करनी थी। कुछ मिनट बाद गोदाम में खड़े तांग शियू के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। चू यी ने उसके लिए जो औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढी थीं वे सभी अच्छी गुणवत्ता की थीं, उनमें से कई जंगली और काफी पुरानी थीं। जड़ी बूटियों के इस जत्थे से उसके पास त्वचा को निखारने के चरण के लिए पर्याप्त मात्रा होगी और यहाँ तक कि कच्चे मांस के अगले चरण के लिए भी पर्याप्त होगी। मुझे त्वचा को चिकना बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द चरम सीमा तक पहुंचाना होगा। 1 सितंबर को विश्वविद्यालय जाने से पहले मुझे त्वचा को चिकना बनाने के चरण को पार करके कच्ची त्वचा के चरण में प्रवेश करना होगा। तांग शियू ने औषधीय जड़ी बूटियों को देखा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव था। उसके मन में कई ऐसी गोलियां थीं जिन्हें वह परिष्कृत कर सकता था, लेकिन वे गोलियां उसकी साधना में कुछ खास योगदान नहीं देती, हालांकि वे उसकी शारीरिक शक्ति को काफी बढ़ा देती। इसलिए यदि वह त्वचा परिष्करण अवस्था को पार करके यथाशीघ्र मांसल अवस्था तक पहुंचना चाहता था तो उसे प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पर जाना आवश्यक था, ताकि वह तारों की शक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सके। आध्यात्मिक ऊर्जा ये खगोलीय ऊर्जा के लिए एक माध्यम का काम करता है और सम्लन सामग्री भी है। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, खगोलीय ऊर्जा का अवशोषण उतना ही सहज होगा। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा का उस पर उत्कृष्ट प्रभाव पड़ता है। यह उसके आंतरिक अंगों को पोषण देती है और खगोलीय ऊर्जा के साथ मिलकर उसकी साधना की गति को और भी तेज कर देती है। गोलियों की औषधीय शक्ति का उसकी साधना के स्तर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे उसके शरीर को लाभ होता है। मजबूत शरीर खगोलीय ऊर्जा के तेजी से अवशोषण में भी सहायक होता है। तांग शियू भंडारगृह से निकलकर विला की दूसरी मंजिल पर वापस आया और सीधे अध्ययन कक्ष में चला गया। जब उसने कांग शिया और एंडी को शरीर रचना मॉडल पर मौजूद EQ पॉइंट्स का ध्यानपूर्वक परीक्षण करते देखा तो उसने पूछा, कैसा चल रहा है? कांग शिया ने अपना सिर घुमाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, मानव शरीर में बहुत सारे EQ पॉइंट्स होते हैं। अगर हमारे पास कुछ दिन भी हों तो भी हम उन सभी को पहचान नहीं पाएंगे, थोड़े समय में तो बिल्कुल भी नहीं। तांग शियू ने कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं तुम्हें जो साधना विधि सिखाने जा रहा हूँ उसमें बहुत सी नसों का उपयोग नहीं होता, केवल 108 नसों का। ये 108 EQ पॉइंट्स मिलकर एक ग्रैंड सर्कुलेशन बनाते हैं। मैं तुम्हें बाद में इससे निकलने वाले स्मॉल सर्कुलेशन के बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। 2 घंटे बाद तांग शियू ने दोनों महिलाओं को सभी कौशल बिंदुओं और साधना तकनीकों का ज्ञान दिया। बेशक वे दोनों महिलाएं उनकी मानव मॉडल भी बन गईं और उनकी उंगलियां बार बार उनके शरीर को छूती रहीं। तांग शियू ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति कोई संयम नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उनके भीतर भावनाओं का कोई उभार भी नहीं आया।
दूसरी ओर कांगशिया और एंडी सीखने की प्रक्रिया के दौरान अनगिनत बार शर्मा गईं और कांप उठीं। ठीक है, उन गंदे विचारों को त्याग दो, चुपचाप अपने मन में उस साधना पथ पर चलो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। याद रखो, कल्पना करो कि तुमने ची ऊर्जा को महसूस कर लिया है और उसे नियंत्रित कर सकते हो, और साधना पथ के अनुसार धीरे धीरे उस पर चलो। गंदे विचार। कांग शिया और एंडी ने एक दूसरे की ओर देखा, मन ही मन दोनों को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई। उन्होंने एक साथ तांग शियू की ओर आंखें घुमाईं, लेकिन दोनों महिलाओं को पता था कि तांग शियू का उनका फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा वे बहुत पहले ही पीठ फेरकर चली गई होती। तकनीक के साधना पथ का अनुसरण करते हुए दोनों महिलाएं 10 मिनट से अधिक समय तक धीरे धीरे कल्पनाओं में खोई रहीं। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और तांग शियू को सिर हिलाकर अभिवादन किया। तांग शियू ने कहा, इस मार्ग को याद रखो और प्रतिदिन कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करो। साथ ही चूंकि तुमने अभी तक ची ऊर्जा का अनुभव नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें जो विधि सिखाई है उसका पालन करो, ताकि पहले ची की उपस्थिति का अनुभव कर सको और फिर बार बार उसे नियंत्रित करने का प्रयास करो। अपनी क्षमता के अनुसार तुम 2-3 महीनों में ची की उपस्थिति का अनुभव करने में सक्षम हो जाओगे। 2 या 3 महीने। दोनों महिलाओं ने एक साथ हैरानी जताए। तांग शियू ने कहा, क्या तुम दृढ़ नहीं रह सकते? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम दृढ़ नहीं रह सकते तो तुम केवल साधारण लोगों की तरह ही जीवन जी पाओगे। अमर बनने का तुम्हारा सपना टूट जाएगा। कांगशिया और एंडी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों महिलाएं बेहद दृढ़ निश्चयी थीं और एक साथ बोलीं, हम निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। तांग शियू ने कहा, ये तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें साधना की तकनीकें सिखा दी हैं और मुझे आशा है कि तुम भविष्य में सचमुच मेरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनोगे। इसलिए अंतिम परिणाम तुम्हारे प्रयासों और भाग्य पर निर्भर करता है। ठीक है, देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। कांगशिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बॉस, क्या आप नहीं चाहते कि हम रात यहीं रुकें? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पास रहने की जगह है तो तुम यहाँ क्यों रुके हो? वापस जाओ, तुम्हें कल काम करना है। कांगशिया ने असंतुष्टि से कहा, मालिक, क्या हम में आपको आकर्षित करने की कोई खूबी नहीं है? हम जैसी 2 खूबसूरत महिलाओं को देखकर क्या आपको कोई लालसा नहीं होती? तांग शियू ने हैरानी से पूछा, मैं क्यों ललचाऊंगी? तुम बेशक बहुत आकर्षक हो, लेकिन मुझे नौकर चाहिए, बिस्तर गर्म करने वाली औरतें नहीं। ठीक है, ज्यादा सोचना बंद करो। अगर तुम सच में अपने विचारों पर काबू नहीं रख सकते तो मेरे लिए पैसे कमाने के बारे में सोचो। कांगशिया ने गुस्से से कहा, मालिक, क्या आप हमें सिर्फ पैसे कमाने के औजार के रूप में देखते हैं? एंडी ने बीच में कहा, बॉस, दूसरे मर्द हमें देखते हैं और लगभग हमें बिस्तर पर घसीटकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप तो चट्टान की तरह हैं। जी हाँ, चट्टान की तरह। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें केवल पैसे कमाने का साधन नहीं मानता, बल्कि अपने अधीनस्थ, अपने सच्चे परिवार के सदस्य मानता हूँ। मुझे स्त्रियों की आवश्यकता है, लेकिन अभी नहीं। भविष्य में मैं शायद किसी भी स्त्री से विवाह कर लूं जो मुझे देखने में भाए, लेकिन केवल वंश को आगे बढ़ाने और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। मुझसे भावनाओं की बात मत करो, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। तांग शियू की बेतुकी दलीलें सुनकर कांगशिया ने अविश्वास से कहा, अगर हम भावनाओं की बात ही नहीं करेंगे तो शादी का क्या मतलब? वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता। ये तो स्वाभाविक है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, समय के साथ सबसे सच्चा प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे करीबी प्रेमी भी एक दिन धोखा दे सकता है। मुझे औरतों की जरूरत है, प्यार की नहीं। वैसे भी अगर मेरी अचानक मौत नहीं हुई तो मैं बहुत लंबा जीवन जीऊंगा, और इतने लंबे समय तक औरतों का साथ होना परेशानी भरा है। कांगशिया और एंडी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों महिलाएं बेहद बुद्धिमान थीं। भले ही उन्होंने पहले कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हर तरह का अनुभव किया था। उन्होंने यह महसूस किया कि तांग शियू को किसी महिला से गहरा दुख पहुंचा है। वह कौन है? तांग शियू की उम्र को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंडी अचानक मुस्कुराया, तांग शियू की ओर देखा और बोला, बॉस, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तांग शियू अचंभित रह गई और यहाँ तक कि कांगशिया ने भी एक अजीब सा भाव दिखाया। अच्छा, तांग शियू ने सिर हिलाया। एंडी मुस्कुराया और बोला, बॉस, चूंकि आप मुझे पसंद करते हैं तो भविष्य में अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई महिला ढूंढना चाहें तो मेरे पास आइए। हालांकि मेरा शरीर बहन कांगशिया जितना आकर्षक नहीं है, फिर भी मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा बच्चा भी बहुत प्यारा होगा, एक नन्हा सा बच्चा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले इस बारे में बात न करें। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, मुझे थोड़ा आराम करना है। जल्द ही तांग शियू द्वारा भगाए जाने के बाद कांगशिया और एंडी नानझा शहर छोड़कर चले गए। उसने दोनों महिलाओं की मजाकिया लगने वाली बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि वह दिल से बोल रहा था। वह दोबारा महिलाओं में अपनी भावनाएं नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि वह एक बार फिर धोखा नहीं खाना चाहता था। पहली मंजिल के गलियारे में ओयांग लुलू खिड़की पर खड़ी होकर पर्दों के बीच से देख रही थी कि कांगशिया और एंडी आंगन में आए, लैम्बोर्गिनी में बैठे और तेजी से चले गए। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। वह एंडी के बेहद खूबसूरत और आकर्षक रूप को देखकर दंग रह गई, लेकिन तांग शियू के संयम को देखकर भी हैरान थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग शियू कांगशिया और एंडी की सुंदरता के आकर्षण का विरोध कर पाएगी और उन्हें इतनी देर रात तक जाने देगी। लेकिन वह बहुत संतुष्ट और खुश थी। धिक्कार है, मैं क्या सोच रही हूँ? तांग शियू अच्छा तो है, लेकिन मुझसे कई साल छोटा है। अगर भविष्य में मेरी उससे शादी भी हो जाए तो भी कई साल लगेंगे। उफ, मुझे क्या हो गया है? भला कौन उससे शादी करना चाहेगा? अध्याय 186 सच बोलना। तीसरा अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। पूर्वी क्षितिज से सुबह की रोशनी की एक किरण चमक रही है। तांग शियू आज सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि वह ड्राइविंग स्कूल जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता था और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसकी प्रतिभा को देखते हुए भले ही उसकी माँ को थोड़े समय के लिए इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो, लेकिन अधिक समय मिलने पर वह अपने प्रतिभाशाली बेटे के लिए खुश होंगी। नाश्ते के बाद इसके बाद तांग शियू विला से बाहर निकला। विला क्षेत्र के गेट से बाहर आया, उसे सलाम करने वाले 2 सुरक्षा गार्डों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और चुपचाप टैक्सी आने का इंतजार करने के लिए सड़क किनारे चला गया।
बीप बीप, कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने अपने सामने खड़ी पोर्श सुपरकार पर नजर डाली और पाया कि लॉन्ग जुयाओ ड्राइवर की सीट पर बैठी है। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, बाहर जाने के लिए तैयार हो? लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ काम निपटाने जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूँ? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं गर्मी की छुट्टियों में ड्राइविंग स्कूल ढूंढकर ड्राइविंग लाइसेंस लेने की योजना बना रहा हूँ। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मुझे कोई जरूरी काम नहीं है। वैसे भी यहाँ टैक्सी बहुत कम आती हैं। अगर आपको जल्दी टैक्सी चाहिए तो 1 किलोमीटर दूर व्यावसायिक सड़क पर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, जहाँ मैं जा रही हूँ उसके पास ही एक बड़ा ड्राइविंग स्कूल है, वो काफी अच्छा है। तांग शियू ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लॉन्ग जुयाओ ने कहा, टैक्स ब्यूरो जाओ। तांग शियू ने सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गया। कार में फैली चमेली की खुशबू को महसूस करते हुए और अंदर की प्यारी सजावट को देखते हुए उसने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारा उपनाम लॉन्ग है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लॉन्ग झेंग्यू के चचेरे भाई होगे। मैंने यह बात उससे तब सुनी जब मैं कुछ दिन पहले उसके साथ शराब पी रहा था। लॉन्ग जुयाओ ने कार स्टार्ट की और गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है तो मेरे पास आपके लिए इसे सीधे बनवाने का एक तरीका है। इसके लिए आपको हर दिन ड्राइविंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। तांग शियू ने आश्चर्य से कहा, क्या आप इसके लिए बैक चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉन्ग जुयाओ हंसते हुए बोली, चुपके से जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि आपको क्लास में नहीं जाना पड़ेगा और आप सीधे परीक्षा देने जा सकते हैं। अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है तो आप किसी और को अपने बदले परीक्षा देने के लिए कह सकते हैं। बस आपको उन्हें पर्याप्त लाभ देना होगा, परीक्षक इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये कैसा भ्रष्ट और धन प्रेरित समाज है? तांग शियू ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपसे किसी को ढूंढने में मदद करने का अनुरोध करता हूँ। इसे मेरा एहसान समझो। सच कहूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पास बहुत काम है और पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं है। लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, चलिए किसी दूसरे ड्राइविंग स्कूल चलते हैं, मैं वहाँ किसी को जानती हूँ, तुम ही इसका इंतजाम करो। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। आधे घंटे बाद तांग शियू और लॉन्ग जुयाओ ड्राइविंग स्कूल से बाहर आए। तांग शियू ने पंजीकरण शुल्क जमा किया और लॉन्ग जुयाओ ने उन्हें ड्राइविंग स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने में मदद की। आगे क्या करना है इस बारे में बताया गया कि वे जब भी समय मिले क्लास में आ सकते हैं और समय न होने पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइविंग स्कूल उन्हें परीक्षा के समय की सूचना दे देगा। ठीक है, इस बार मदद के लिए धन्यवाद। जब आपके पास समय हो तो मैं आपको खाने पर दावत दूंगा, तांग शियू ने कहा। लॉन्ग जुयाओ ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, आप मेरे चचेरे भाई के दोस्त हैं, इसलिए आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी खाना खा सकते हैं, मैं बहुत खाली हूँ। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। लॉन्ग जुयाओ ने अपना फोन उठाया, उसे लहराया और कहा, तो मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। तांग शियू को लॉन्ग जुयाओ का फोन नंबर याद आया। उसने ड्राइविंग स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी रोकी और अपने घर के पास वाले रेस्तरां की ओर चल पड़ा। समय देखकर लग रहा था कि उसकी माँ को अब तक रेस्तरां पहुंच जाना चाहिए था। वास्तव में जब तांग शियू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ कई वेटरों के साथ मेज कुर्सियां लगा रही थी। वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे। माँ, तांग शियू ने पुकार लगाई। सू लिंग्यू ने पीछे मुड़कर देखा और तांग शियू को देखकर खुशी से चिल्लाई, शियू, तुम अपनी यात्रा से वापस आ गई। कैसी रही? क्या तुमने अच्छा समय बिताया? तांग शियू ने कहा, बुरा नहीं है माँ, आज बान शोर और बाकी लोगों को रेस्टोरेंट का कारोबार संभालने दो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। सू लिंग्यू ने हैरानी से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको हमेशा से ऐसा नहीं लगता कि मैं आजकल कुछ रहस्यमयी हो गई हूँ? आज मैं आपको इसका जवाब बताऊंगी। सू लिंग्यू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, चलो चलें। नानझा कस्बा। तांग शियू और सू लिंग्यू टैक्सी से उतरने के बाद सू लिंग्यू ने नानझा टाउन के गेट की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, शियू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं इस जगह को जानती हूँ, नानझा टाउन। विज्ञापन में लिखा है कि यह पूरी यात्रा का सबसे आलीशान विला क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले लोग या तो अमीर हैं या कुलीन। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को देखो, वे ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों जैसे लग रहे हैं। चलो चलते हैं ताकि वे हमें बाहर न निकाल दें। तांग शियू मुस्कुराई, सू लिंग्यू का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ी। ड्यूटी पर तैनात दोनों सुरक्षा गार्डों ने तांग शियू को सलाम किया। गेट के अंदर मौजूद दोनों सुरक्षा गार्ड भी खड़े हो गए। सू लिंग्यू ने सुरक्षा गार्डों की ओर आश्चर्य से देखा और उत्सुकता से पूछा, शियू, ऐसा लगता है कि वे तुम्हें जानते हैं। क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ काफी समय से रह रही हूँ। चलिए, मुझे पता है आप बहुत हैरान हैं। घर पहुँचते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। क्या यही मेरा घर है? सू लिंग्यू तांग शियू की बातों से भयभीत हो गई। अगर यहाँ कोई घर होता तो विला खरीदने में कितना खर्च आता? जिस तरह से साथ गश्त पर तैनात सुरक्षा गार्ड तांग शियू और सू लिंग्यू को सलाम करते रहे और संपत्ति प्रबंधन के कर्मचारियों ने भी तांग शियू का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। सू लिंग्यू ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और वह स्तब्ध रह गई। होश में आने से पहले वह तांग शियू के पीछे पीछे विला के गेट तक गई। अपने सामने स्थित उस भव्य विला को देखकर, जो बेहतरीन स्थान और बेहद खूबसूरत वातावरण से सुसज्जित था, सू लिंग्यू ने अनजाने में ही तांग शियू का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, शियू, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम्हारे चाचा जब सबसे अमीर थे तब भी वे ऐसा विला नहीं खरीद सकते थे। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, माँ, जब तुम अंदर आओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। तांग शियू सू लिंग्यू को विला के द्वार से होते हुए सीधे विला के हॉल में ले गया। मु किंगपिंग को जाते हुए देखकर उसने कहा, बहन मु, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये मेरी माँ है, ये पहली बार यहाँ आए हैं। माँ, ये बहन मु है, हमारी गृहिणी, इनकी बेटी मेरी शिष्या है, हाउसकीपर। शिक्षु। सू लिंग्यू अवाक रह गई। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने जीवनकाल में एक नौकर रखने का खर्च उठा पाएगी। और उस प्रशिक्षु का क्या हुआ?
उसने क्या किया? मु किंगपिंग ने सू लिंगयू की ओर कुछ बार देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। मैंने तांग शियू के बेडरूम में आप दोनों की साथ वाली तस्वीर देखी थी। आप मुझे शियाओपिंग कह सकती हैं। अपनी उम्र के कारण मु किंगपिंग को सू लिंगयू को संबोधित करने का तरीका नहीं सूझ रहा था। आखिर सू लिंगयू उनसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, शायद 10 साल भी नहीं। और उनकी बेटी तांग शियू की शिष्या थी, इसलिए उन्हें बहन कहना अपमानजनक था और चाची कहना भी अनुचित था। सू लिंगयू ने मु किंगपिंग को पहले और तांग शियू को खाली निगाहों से देखा और काफी देर बाद बोली, शियू, माँ अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। मुझे ठीक से बताओ, आखिर हुआ क्या था? तांग शियू कुछ देर तक सू लिंगयू को विला में घुमाती रही, फिर बैठक में लौटकर बैठ गई और बोली, माँ, असल में मैं आजकल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ व्यापार भी कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी है और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सू लिंगयू ने आश्चर्य से कहा, व्यापार कर रहे हो? किस तरह का व्यापार? शियू, हम कुछ भी गैरकानूनी या कानून के खिलाफ नहीं कर सकते। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूँ? मैं कॉस्मेटिक्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स समेत कई व्यवसाय चलाती हूँ। जहाँ तक पूंजी की बात है, वह दूसरों के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने से आए है। मैंने आपसे यह बात इसलिए छिपा रखी थी क्योंकि मुझे डर था कि आप मेरी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो जाएंगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा दाखिला एक शीर्ष विश्वविद्यालय में होगा। सू लिंगयू ने हैरानी से पूछा, आप आर्किटेक्चरल प्लान भी बना सकते हैं? मुझे ये कैसे नहीं पता था? तांग शियू ने कहा, मेरे शौक पारंपरिक चीनी चिकित्सा के मेरे ज्ञान की तरह हैं। सू लिंगयू चुप हो गई, वह इतनी सहनशील नहीं थी। आज उसके बेटे ने उसे जो दिखाया था वह उसे समझ नहीं पा रही थी। काफी देर बाद उसने तांग शियू की ओर देखा और पूछा, बेटे, अगर तुम कुछ व्यापार करो तो इस नानझा कस्बे में एक विला खरीद सकते हो। अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है? तांग शियू हंसते हुए बोली, दरअसल मैंने यह विला खरीदा नहीं है, मैंने एक दोस्त की बहुत मदद की थी और उसने मुझे ये तोहफे में दे दिया। मेरे पास असल में कितनी संपत्ति है इसका मैंने हिसाब नहीं लगाया है, मेरा अनुमान है कि यह कई 100 मिलियन होगी। कितने? सू लिंगयू सोफे से उछल पड़ी और अविश्वास से चिल्लाई। तांग शियू ने कहा, कम से कम कई 100 मिलियन। सू लिंगयू ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, वह इस भारी भरकम रकम को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था और लगभग 10,000 युआन प्रतिदिन की कमाई कर रहा था, लेकिन कई 100 मिलियन की तुलना में यह अंतर जमीन आसमान का था। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, माँ, अब हमारे परिवार को पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। मैं बड़ी हो गई हूँ और न सिर्फ अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सकती हूँ बल्कि अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकती हूँ। भविष्य में अगर आप रेस्टोरेंट चलाना नहीं चाहती तो इसे बेच देना। अगर आप पहले जैसी ही जिंदगी जीना चाहती हैं तो रेस्टोरेंट चलाती रहिए। संक्षेप में अपनी इच्छा के अनुसार जिएं। मैं बस यही कामना करती हूँ कि आप अब से सुखमय और आरामदायक जीवन जिएं। सू लिंगयू ने तांग शियू को खाली निगाहों से देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। वह बच्चा नहीं था जिसे उसकी सुरक्षा और परवरिश की जरूरत थी, वह अब सचमुच अपना ख्याल रखने में सक्षम था। वाह! लिविंग रूम के सोफे पर बैठी सू लिंगयू ने अपनी बाहों को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पति के बारे में, उन सभी कठिनाइयों और कष्टों के बारे में सोच रही थी जो उसने इतने वर्षों में सहे थे। माँ, तांग शियू कुछ बोलने ही वाला था कि मु किंगपिंग ने हाथ से उसे रोक दिया। मु किंगपिंग सू लिंगयू के बगल में बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, मैं तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मेरी तरह अकेले बच्चे की परवरिश कर रही हो। हमने जो कठिनाइयाँ झेली हैं वे शायद सिर्फ हम ही जानते हैं। मैं समझती हूँ कि तुम क्यों रोई। एक माँ अपने बच्चे की सफलता पर खुश होती है, लेकिन बच्चे के सामने हमें मुस्कुराना चाहिए, रोना नहीं। आखिरकार यह एक खुशी का अवसर है। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? अध्याय 187, दिवालिया वाइनरी, चौथा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। सू लिंगयू ने सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। एक माँ का प्यार पहाड़ जितना मजबूत होता है। कौन सी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा पुरुषों में एक योद्धा बने, भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करे। अब उसके बेटे ने इतनी कम उम्र में ही ऐसा करियर बना लिया है जो अधिकांश लोग जीवन भर में हासिल नहीं कर पाते और उसका दिल मिठास से भर गया, मानो उसने शहद पी लिया हो। आप ठीक कह रहे हैं, सू लिंगलिंग ने अपने आंसू पोंछे और तांग शियू की ओर देखते हुए कहा, शियू की बहन, माँ को तुम पर गर्व है। तांग शियू ने मु किंगपिंग की ओर कृतज्ञता से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे भी आप पर गर्व है। पूरी सुबह तांग शियू सू लिंगयू के पास ही बैठा रहा और उसे उन बातों के बारे में बताता रहा जो उसने उससे छुपा रखी थीं। हालांकि उसने अमरलोक से अपनी वापसी या एक साधक के रूप में अपनी पहचान का जिक्र नहीं किया। आज तो वह अपनी कुल संपत्ति के बारे में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साधना के स्तर की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने पहले कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके पास वास्तव में कितनी संपत्ति है। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो प्रशांत महासागर में स्थित वह निजी द्वीप ही 2 या 3 अरब डॉलर का था। दोपहर के आसपास सू लिंगयू के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद तांग शियू ने सू लिंगयू का गुयिन के प्रति स्नेहपूर्ण भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्या आपने मन बना लिया है? मेरे साथ रहने आ जाइए। अगर आप हमारा पुराना घर नहीं बेचना चाहती तो उसे रख लीजिए। जब भी समय मिले आप जाकर उसे देख सकती हैं। और अगर आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना चाहती तो मैं आपके लिए एक ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगी जो आपको रोजाना काम से छुट्टी के समय लेने और छोड़ने आएगा। सू लिंगयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे वहाँ रहने की आदत है। अगर मैं यहाँ आ गई तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ेगी। बेटा, मैं अभी यहाँ नहीं आऊंगी। तुम्हारे विश्वविद्यालय में दाखिला होने के बाद ही मैं आने के बारे में सोचूंगी। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो यहीं रह सकते हो, अगर वापस जाना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो। संयोग से वह रेस्टोरेंट के पास ही है, इसलिए मुझे ड्राइविंग टेस्ट देने या ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है। ये तांग शियू अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें पुराने घर में रहने देने में भी उसे थोड़ी झिझक थी। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा आरक्षित कर दिया है।
तुम जब चाहो यहाँ आकर रह सकती हो। दोपहर में तांग शियू सू लिंगियो को रेस्तरां तक छोड़ने गया। जाते समय उसने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जो मानो कई साल छोटी हो गई हो, और उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। तांग शियू उस होटल में पहुंची जहां स्कारफेस की आंख ठहरी हुई थी और उसने देखा कि कांग शिया भी वहां आ चुकी है। मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही आपको फोन किया था, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कांग शिया ने कहा, मैं आसपास कुछ काम निपटा रही थी तभी मुझे आपका फोन आया। बॉस, क्या आपने जिस वाइनरी मैनेजर को चुना है वह भरोसेमंद है? तांग शियू ने विस्तार से बताया कि वह स्कारफेस की आंख से कैसे मिले, और अंत में कहा, जो भी सुधर सकता है वह हीरो है। उसे शराब बनाने का हुनर आता है, इसलिए मैं उसे एक मौका देता हूँ। अगर वह इसका फायदा उठा लेता है तो उसकी भविष्य की सफलता में कोई समस्या नहीं होगी। अगर वह इसका फायदा नहीं उठा पाता और अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसके वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपको उसे सीधे बर्खास्त करने का अधिकार है। कांग शिया मुस्कुराई और बोली, आपने जो शाही तलवार मुझे दी है उससे मुझे बहुत राहत मिली है। वैसे मैंने आज सुबह शिंगचेंग में कुछ वाइनरी देखी, मुझे उनमें से एक काफी अच्छी लगी, लेकिन मैंने अभी तक कोई विस्तृत जांच या मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया है। हालांकि वह वाइनरी दिवालिया होने की कगार पर है, इसलिए अगर हम उसे आसानी से हासिल कर लें तो हमें बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तांग शियू ने कहा, ये मामले आप और स्कारफेस को ही संभालने हैं। अगले कुछ दिनों में मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं शराब बनाने की भट्टी के निर्माण या व्यापारिक मामलों में समय नहीं दे सकता। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कांग शियाजियाओ हंसते हुए बोली, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बॉस, आप वाकई काबिल हैं। मुझे लगता है कि आपको कंपनी चलाने में मेरी मदद की जरूरत नहीं है। जब पैसों की कमी हो तो आप बड़ी रकम जुटाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे जितनी रकम चाहिए वह कम नहीं है। अरबों की तो बात ही छोड़िए, भविष्य में शायद वो भी मेरे लिए काफी ना हो। संक्षेप में, मुझे जितना हो सके उतना पैसा कमाना होगा, क्योंकि इसका मेरे भविष्य के साधना कार्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कांग शिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम भविष्य में साधना करने के लिए पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा। साधना में तेजी लाने के लिए संसाधन होना आवश्यक है। फिलहाल मेरे पास संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन सौभाग्य से मेरी साधना का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि काम चल जाए। भविष्य में जब मेरी साधना का स्तर ऊंचा होगा तो मुझे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, और पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना मेरी साधना में तेजी लाना मुश्किल होगा। कांग शिया ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगी, मेरा विश्वास है। तांग शियू ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। कांग शिया ने हैरानी से पूछा, क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है। तुम मेरे लिए भी पैसा कमा रहे हो और अपने लिए भी। कंपनी में तुम्हारे शेयर हैं और तुमने तरक्की शुरू कर दी है। भविष्य में तुम्हें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम और मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन होने चाहिए और तुम्हें पैसा कमाने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। कांग शिया ने हंसते हुए और झुंझलाते हुए कहा, तो इसीलिए तुमने मुझे साधना तकनीक सिखाई, तुमने मुझे इस समुद्री डाकू के जहाज पर घसीट लिया है। तांग शियू ने मजाक में कहा, तुम्हारे पास अभी भी जहाज से उतरने का मौका है। कांग शिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं जहाज से उतरने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं अब भी एक महान अमर बनना चाहता हूँ। तांग शियू ने लॉबी में स्कारफेस की आंख से संपर्क किया और उसे बताया कि वह नीचे उसका इंतजार कर रहा है। स्कारफेस की आंख तुरंत नीचे भागा। हालांकि कांग शिया को देखते ही वह एक बार फिर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और काफी देर तक उसे निहारता रहा। फिर आखिरकार शर्मिंदा भाव से अपनी तंद्रा से बाहर आया। ये कांग शिया हैं, मेरी कंपनी की महाप्रबंधक। ये आपकी सीधी वरिष्ठ अधिकारी भी होंगी। याद रखना, इनके शब्द मेरे शब्द हैं। इन्हें मेरी ओर से किसी भी मामले को संभालने का पूरा अधिकार है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं या इन्हें नाराज करने वाला कोई काम करते हैं तो इन्हें आपको नौकरी से निकालने का अधिकार है। सुंदरता हर किसी को भाती है, यहाँ तक कि नायक भी इसके आकर्षण से प्रभावित हो जाते हैं। स्कारफेस की आंख कांग शिया की सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह उसे बस अपनी पहचान बता रही थी, और उसके लहजे में एक दबी हुई चेतावनी थी। स्कारफेस की आंख ने अपना चेहरा सीधा किया और गंभीरता से कहा, मालिक, चिंता मत कीजिए। चूंकि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और मुझे हजारों मील दूर से लाए हैं, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, कांग शिया, चलो पहले उस वाइनरी को देख लेते हैं जिसका तुमने जिक्र किया था। अगर वो वाकई अच्छी निकली और हम उसे कम दाम में खरीद पाए तो हम वहीं वाइनरी बनाएंगे। शराब बनाने की विधि के बारे में मैं स्कारफेस की आंख को बता दूंगा, और शराब बनाने की मशीनों की बात करें तो वाइनरी की जगह तय करने के बाद हम उन्हें खरीद लेंगे। कांग शिया ने पूछा, बॉस, हमारे किण्वित चावल की बिक्री के बारे में आपके क्या विचार हैं? तांग शियू ने कहा, हमारे कॉस्मेटिक्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स की तरह हम हर शहर में एक्सक्लूसिव स्टोर खोलेंगे और सबसे उच्च स्तरीय रास्ता अपनाएंगे। शराब की हर बोतल की कीमत 5 अंकों या उससे अधिक होनी चाहिए। कांग शिया ने हैरानी से कहा, यह कीमत तो बहुत ज्यादा है। तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा, समय आने पर पता चल जाएगा कि यह ऊंचा है या नहीं। आज कांग शिया अपनी लैम्बोर्गिनी नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज चला रही थी। स्कारफेस की आंख की कड़वी मुस्कान के सामने अब वही ड्राइवर बन गया था। मिडी पॉन्ड वाइनरी, शिंगचेंग ओल्ड ब्रांड वाइनरी कभी एक सरकारी उद्यम था। बाद में खराब प्रबंधन के कारण सरकार ने इसे एक निजी व्यक्ति को बेच दिया। पुराने हेजी जिले में स्थित यह वाइनरी एक दूरस्थ क्षेत्र में है। एक स्क्रैप मेटल यार्ड के अलावा आसपास का क्षेत्र कृषि भूमि से घिरा हुआ है। यहाँ तक जाने वाली एकमात्र सड़क वाइनरी के मुख्य द्वार पर स्थित है। वाइनरी के बाहर मर्सिडीज बेंज के रुकने के बाद तांग शियू और अन्य 2 लोग कार से बाहर निकले और गेट की ओर चले गए। क्या ये बंद है? तांग शियू ने जंग लगे लोहे के ताले को देखा और फिर हैरानी भरे भाव से कांग शिया की ओर देखा। कांग शिया ने गहरी भौहें चढ़ाकर हैरानी से कहा, मुझे ऑनलाइन कई वाइनरी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उनका दौरा नहीं किया है। मुझे इन वाइनरी के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं पता।
क्यों न हम आसपास ही पता कर लें। बिल्कुल। तभी फूलों वाली बनियान और शॉर्ट्स पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में पाइप लिए टहलते हुए वहां से गुजरा। कांगशिया झट से उसके पास गई और पूछा, दादाजी, क्या आप जानते हैं कि यह मिट्टी के गड्ढे वाली शराब की भट्टी क्यों बंद है? बूढ़ा आदमी रुका और कांगशिया, तांगशियू और बाकी दोनों पर नजर डाली। उसने चिढ़कर कहा, और क्या बात हो सकती है? उस कमीने मालिक ने मजदूरों को उनकी तनख्वाह नहीं दी है, और वो जो शराब बनाता है वो घटिया है। धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, इसीलिए तो दुकान बंद है। मैं यहाँ चौकीदार का काम करता था और उन्होंने अभी तक मुझे लगभग आधे साल की तनख्वाह नहीं दी है। कांगशिया ने उलझन में पूछा, चूंकि वाइनरी बंद हो गई है तो मालिक कहाँ है? बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, वे भाग गए। वे कर्ज में डूबे हुए थे। अगर वे भागे नहीं होते तो उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। सरकार ने शराब खाने पर कब्जा कर लिया है। कौन जाने कब बिकेगा? कांगशिया ने आश्चर्य से पूछा, इसे सरकार ने वापस ले लिया? क्या इसका कारण ये है कि शराब बनाने वाली कंपनी पर सरकार का कर्ज है? बूढ़े आदमी ने कहा, शराबी का मालिक कर चोरी कर रहा था, लेकिन सरकार को इसका पता तब चला जब वह दिवालिया हो गई, इसलिए उसे जब्त कर लिया गया। वैसे आप क्या करते हैं? कांगशिया ने कहा, हम शराब बनाने की भट्टी के बारे में जानकारी लेने आए थे। हाल ही में हमने शराब के कारोबार में निवेश करने की योजना बनाई थी, इसलिए हम ये देखने आए थे कि यह मिट्टी के गड्ढे वाली भट्टी कैसी चल रही है। अप्रत्याशित रूप से जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, महोदय। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया, अपनी अफीम की पाइप उठाई और चला गया। कांगशिया ने तांगशियू की ओर देखकर पूछा, बॉस, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें सरकार के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए? तांगशियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तो चलिए सरकार से बातचीत करते हैं। इसे कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर शिनचेंग में हमारे पर्याप्त संपर्क नहीं है तो हम लॉन्ग जेंग्यू के पास जाएंगे। वह यहाँ का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। अपने संसाधनों का उपयोग न करना व्यर्थ होगा। कांगशिया ने अपना मुंह ढककर हंसते हुए कहा, लॉन्ग जेंग्यू वाकई बदनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। तुम सही कह रही हो, मैं अभी उससे संपर्क करूंगी और वाइनरी को जल्द से जल्द और सबसे कम कीमत पर हासिल करने की कोशिश करूंगी। हालांकि वाइनरी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत जर्जर हालत में है। अगर हम इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो शायद हमें कारखाने का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तांगशियू ने कहा, तो चलिए इसे तोड़कर दोबारा बनाते हैं। जो कुछ भी उपयोगी है उसे रख लीजिए और जो कुछ भी अनुपयोगी है उसे हटा दीजिए। सब कुछ तय हो जाने के बाद हम शराब की बिक्री के बारे में बात कर सकते हैं। आज का 4 अध्यायों वाला अपडेट पूरा हो गया है। कृपया मासिक टिकट और आधिकारिक सदस्यता के माध्यम से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 188 संकट की भावना, 1/4 मासिक टिकटों का अनुरोध। अगले 2 दिनों तक तांगशियू ने शराब बनाने की भट्टी के मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए गोदाम में शराब बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी। उनकी शराब बनाने की विधि अनूठी थी, जिसमें अनाज के साथ साथ बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां और फल भी शामिल थे। हालांकि उत्तम शराब बनाने में समय एक महत्वपूर्ण कारक था। अनाज को किण्वित करने, फलों से जैम बनाने और औषधीय जड़ी बूटियों को उबालने में कम से कम कई दिन लगते थे, तब जाकर एक उत्तम शराब तैयार होती थी। लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ दिन पहले मिले 2.5 अरब में से उसने 2 अरब चेन झिझोंग को, 300 मिलियन कांगशिया को और बाकी 200 मिलियन चुई को औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए दे दिए। हमें पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। शराब बनाने की प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी थी। तांगशियू गोदाम में खड़ा था, उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था। आजकल उसे बहुत काम करना था, लेकिन हर काम के लिए पैसे की जरूरत थी। उसने एक और साधना तकनीक बेचने के बारे में सोचा था, लेकिन वह शाओ मिंगजैन और मियाओ वेंटान के लगभग सारे पैसे खर्च कर चुका था, और अगर वह बेचना भी चाहता तो उसे कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिल रहा था। एक और साधक जिसे वह जानता था वह था मास्टर जी, लेकिन वह बेहद गरीब था। अगर वह अपनी सारी संपत्ति भी बेच देता तो भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते। क्या आप पैसे उधार लेने जा रहे हैं? तांगशियू के मन में यह विचार आया ही था कि उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया। बैंग बैंग, गोदाम के दरवाजे पर दस्तक हुई और गुयिन उम्मीद भरी निगाहों से अंदर आए। उसने तांगशियू को देखकर कहा, गुरुजी, यिन को कुछ ट्यूशन की किताबें और अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदनी हैं। माँ कक्षा में है और उनके पास यिन को स्टेशनरी की दुकान तक ले जाने का समय नहीं है। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? तांगशियू मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब चलते हैं। हालांकि अभी उसके पास पैसों की कमी है, फिर भी वह कुछ अध्ययन पुस्तिकाएं और अभ्यास पुस्तिकाएं खरीद सकता है। इसके अलावा गुयिन की पढ़ाई महत्वपूर्ण है और वह फिलहाल अनाज के किण्वन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह अभी शराब नहीं बना सकता और इसलिए उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। तांगशियू गुयिन के साथ नानझा शहर से निकल गया। विला क्षेत्र से बाहर कदम रखते ही उसे एक खतरे का आभास हुआ। इस खतरे ने उसे बेचैन कर दिया, मानो किसी अंधेरे कोने से कोई आंखें उसे घूर रही हों। क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज नहीं किया है? तांगशियू ने भौहें चढ़ाकर मानो लापरवाही से इधर उधर देखा और गुयिन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे खुद को चोट लग जाए, वह गुयिन को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दे सकता था। कुछ मिनट बाद जब तांगशियू गुयिन को पास की व्यावसायिक सड़क पर ले गया तो वह भावना पूरी तरह गायब हो गई। हालांकि उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। गुयिन के साथ एक स्टेशनरी की दुकान पर ट्यूशन की किताबें और अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने के बाद वह उसे सीधे घर ले गया। आधे घंटे बाद तांगशियू चुपचाप विला से निकल गया। वह सामने के दरवाजे से बाहर नहीं निकला, बल्कि सीधे विला के पीछे वाली छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया और चुपचाप जंगल के रास्ते निकल गया। अपने आसपास के वातावरण पर पैनी नजर रखते हुए तांगशियू ने अपने कपड़े बदलकर नानझा कस्बे के द्वार के पास तेजी से प्रकट हुआ। हालांकि वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और चुपचाप अज्ञात दुश्मनों की तलाश करने लगा। तांगशियू से 1 किलोमीटर दूर एक इमारत में 2 आदमी खिड़की पर खड़े थे। उनके हाथों में सैन्य दूरबीन थी और वे नानझा नामक छोटे कस्बे की इमारतों का अवलोकन कर रहे थे। उनमें से एक वांग मिंग था। उनके पीछे 4 अन्य आदमी शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे।
वांग मिंग ने अपनी दूरबीन नीचे रखी और अपने बगल में खड़े दुबले पतले आदमी की ओर देखते हुए कहा, वुल्फहेड, हमने उसकी पहचान की जांच कर ली है और वह कोई बुरा आदमी नहीं है। इसके अलावा वह इतना युवा होते हुए भी इतना बड़ा कारोबार चलाता है और बहुत कुशल है। क्या हमें अब भी उस पर नजर रखने की जरूरत है? आखिरकार उसने हमें सिर्फ 3 दिन का समय दिया है, वुल्फहेड ने कहा। हालांकि हमने उसकी जांच की, लेकिन हमें जो जानकारी मिली वह गलत है। उसकी शक्ल सूरत से धोखा मत खाओ, वह साधारण नहीं है। अभी अभी जब वह उस छोटी बच्ची को नांझा कस्बे के विला क्षेत्र से बाहर ले गया तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि उसने हमारी मौजूदगी को महसूस किया या किसी अन्य समूह के लोगों की मौजूदगी को। वांग मिंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई दूसरा समूह भी उस पर नजर रख रहा है? वुल्फहेड ने उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, सड़क पर वह ठंडे नूडल्स का स्टॉल देखा। मैंने आज सुबह वहीं से ठंडे नूडल्स खरीदे। वह आदमी देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन वह वाकई में एक दबंग आदमी है। और हाँ, उसके पास शायद बंदूक भी होगी। मेरी जानकारी के अनुसार कल उस स्टॉल से सिर्फ 3 लोगों ने कुछ खरीदा। उनमें से 2 ने यूं ही कुछ सामान उठाया और बिना पैसे दिए चले गए। तीसरी एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसके साथ एक बच्चा भी था। उसने कुछ नहीं खरीदा। वांग मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने झट से पूछा, तुम्हारा मतलब है दूसरा पक्ष भेस बदलकर तांग शियू के खिलाफ कोई चाल चलना चाहता है? वुल्फहेड ने सिर हिलाया और कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो वे उसे निशाना बना रहे होंगे। मैं इस तमाशे को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मरेगा या फिर उन हथियारों को ही भुगतना पड़ेगा। वांग मिंग ने पूछा, क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? वुल्फहेड ने ताना मारते हुए कहा, अगर वह इस छोटी सी चीज को भी नहीं संभाल सकता तो उसे हमारा बॉस बनने का क्या अधिकार है? वांग मिंग ने कहा, अगर वह सचमुच उन दुश्मनों को खत्म कर देता है तो क्या हम सचमुच उसके लिए काम करेंगे? वुल्फहेड ने शांत भाव से कहा, अंधेरे में छिपे हुए हथियारे बहुत खतरनाक हैं। अगर हम भाइयों का उनसे सामना हो भी जाए तो हम आसानी से अचानक हमले का शिकार हो सकते हैं और हमारा भयानक अंत हो सकता है। अगर वह उन्हें मार गिरा सकता है तो ये साबित करता है कि वह बहुत सक्षम है। हमारे लिए उसके लिए काम करना असंभव नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता कि वह हमसे क्या करवाना चाहता है। वांग मिंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह भी उत्सुक हो गया और तांग शियू के अगले प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। वुल्फहेड ने फिर से अपनी दूरबीन उठाई। जब उसने नांझा कस्बे के विला क्षेत्र के गेट की ओर देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, गेट के बाईं ओर 65 मीटर दूर उस बड़े पेड़ से सावधान रहना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह विला क्षेत्र से चुपके से निकलकर दुश्मन पर नजर रखने के लिए छाया में छिप जाएगा। उसे वह ठंडे नूडल्स का स्टॉल जरूर दिख जाना चाहिए था। वांग मिंग ने झट से अपनी दूरबीन उठाई और स्पष्ट रूप से देखा कि तांग शियू पेड़ के पीछे से निकली और ठंडे नूडल्स के स्टॉल की ओर चलने लगी। बेवकूफी, अगर वह इस तरह चलकर आता है और दूसरी तरफ से गोली चलती है तो भले ही उसके पास 10 जिंदगियां हों, वह उसे मारने के लिए काफी नहीं होंगी। वांग मिंग ने स्थिति को समझने के बाद धीमी आवाज में कहा। वुल्फहेड ने कहा, पढ़ते रहिए। नांझा कस्बे के मुख्य द्वार के पास तांग शियू ठंडे नूडल्स के स्टॉल पर पहुंचा। उसकी पैनी निगाहें कुछ क्षणों तक अधेड़ उम्र के मालिक को देखती रहीं और फिर उसने उदासीनता से कहा, मुझे 2 सर्विंग ठंडे नूडल्स दे दो, पैक करके। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ये कहते हुए कि उसने दूर स्थित सड़क के कोने पर एक नजर डाली, फिर अपना बायां हाथ उठाकर अपने सिर के पीछे खुजली की। उसके बाद ही उसने धीरे से ठंडे नूडल्स का एक पैकेट उठाया। तांग शियू की दिव्य चेतना लगातार सक्रिय हो रही थी, जो 200 मीटर के दायरे को कवर कर रही थी। उसने अधेड़ उम्र के बॉस की गतिविधियों का अवलोकन किया और उसकी दिव्य चेतना की सीमा के भीतर एक पुरुष और एक महिला जो एक जोड़े की तरह दिख रहे थे, उसकी निगरानी में तेजी से प्रकट हुए। बंदूकधारी, उनमें से 3। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, वार करने के लिए तैयार। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग कौन थे। जब तक उनके मन में उसके प्रति जानलेवा इरादा था, वह उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। बॉस, मुझे अब ठंडे नूडल्स नहीं चाहिए। तांग शियू के बोलते ही वह जाने के लिए मुड़ गया। अधेड़ उम्र के बॉस ने भौहें चढ़ाईं, उनकी आंखों में तुरंत ही जानलेवा चमक आ गई। पलक झपकते ही उन्होंने कमर पर टंगी बंदूक का हैंडल पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आस्तीन में डाला, बंदूक की नली तांग शियू की ओर तनी हुई थी। उंगलियां फंसाना, टकराना, गोली चलने की आवाज सुनते ही अधेड़ उम्र के मालिक का चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया, क्योंकि जिस गोली के लगने का उन्हें पूरा यकीन था वह तांग शियू को नहीं लगी। दरअसल उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया और अचानक तांग शियू उनकी नजरों से ओझल हो गए। फुफकार, हवा का एक झोंका आते ही अधेड़ उम्र के मालिक को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। उसी क्षण उसने हौंकते हुए कहा, मानो उसकी गर्दन पर लोहे के 2 शिकंजे कस दिए गए हों। तांग शियू अधेड़ उम्र के मालिक के पीछे खड़ा था, उसका मुंह उसके कान के पास था और उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई भी जल्दबाजी वाला कदम मत उठाओ, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बताओ, मुझे कौन मारना चाहता है? अधेड़ उम्र का बॉस जम गया। उसने अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। उसके भीतर भय की लहर दौड़ गई और वह कड़वाहट से बुदबुदाया, मुझे भी नहीं पता। मैं बस लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पैसे ले रहा हूँ। मुझे बस लक्ष्य की जानकारी चाहिए और काम पूरा होने के बाद मुझे भुगतान मिल जाता है। तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। हिलना मत। वह युवक जो उधर आ रहा है वह जरूर तुम्हारे ही लोग होंगे, है ना? उनके पास भी बंदूकें हैं। लगता है कुछ लोग मुझे वाकई अहमियत देते हैं, तभी तो एक साथ 3 हत्यारे भेज रहे हैं। बताओ, मेरी जान की क्या कीमत है? 5 मिलियन। प्रत्येक 5 मिलियन यानी 15 मिलियन, अधेड़ उम्र के बॉस ने कांपती हुई आवाज में कहा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे और मालिक के बीच कोई बिचौलिए तो होगा ही, है ना? अगर तुम तीनों मिलकर 15 मिलियन हासिल कर सकते हो तो मेरी जान की कीमत शायद उससे भी ज्यादा होगी। मुझे बताओ कि उस बिचौलिए से कैसे संपर्क किया जाए। 13,814। अधेड़ उम्र के बॉस ने एक मोबाइल फोन नंबर दिया। तांग शियू ने लापरवाही से अधेड़ उम्र के बॉस की गर्दन तोड़ दी, उसका कंधा पकड़ा और बिना पलक झपकाए पास आते जोड़े को देखती रही।
दंपति को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे स्टॉल से 20 मीटर से अधिक की दूरी पर ही रुक गए। बहुत सतर्क, तांग शियू ने ठंडी मुस्कान के साथ अधेड़ उम्र के मालिक की पिस्तौल उठाई और बिना किसी झिझक के 20 मीटर से अधिक दूरी पर खड़े पुरुष और महिला पर कई गोलियां चलाईं। उसने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन उसे सटीक निशाना लगाने का अद्भुत अनुभव था, और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोलियां तुरंत पुरुष और महिला को जा लगीं। आड़ू के फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। पुरुष और स्त्री के माथे पर चमकीले लाल फूल खिल उठे। 2 गोलियां चलीं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। तांग शियू ने पिस्तौल नहीं छोड़ी, बल्कि उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया और अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढक लिया और बिजली की गति से उस स्टॉल के आसपास से गायब हो गया। अरे हत्या! पास ही से चीखने की आवाज आई। एक युवती थैला लिए वहां से गुजर रही थी, तभी उसने गोली चलने की आवाज सुनी और देखा कि एक पुरुष और एक महिला खून के तालाब में पड़े हैं। वह घबरा गई और चीखते हुए भाग गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही नानझा कस्बे के प्रवेश द्वार पर तैनात चारों सुरक्षा गार्ड बाहर निकले और लंबी ठंडे छिलके वाले नूडल्स के स्टॉल की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 189 धमकी 2/4 मासिक टिकटों का अनुरोध। 1 किलोमीटर दूर स्थित इमारत के अंदर वुल्फहेड और वांग मिंग दूरबीन से ठंडे नूडल्स के स्टॉल के सामने हो रही घटना को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग शियू इतना निर्दयी और निर्णायक होगा, जो आज के कानून का पालन करने वाले समाज में किसी की हत्या करने का साहस करेगा। वह बहुत बुद्धिमान है। वुल्फहेड ने तांग शियू की गायब होती आकृति को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वांग मिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वुल्फहेड ने शांत भाव से कहा, दुकानदार की गर्दन तोड़ने के बाद उसने पिस्तौल उठाई, दोनों हत्यारों को गोली मारकर मार डाला और फिर पिस्तौल को जमीन पर नहीं गिराया, वह उसे अपने साथ ले गया। क्या तुमने उसके कदमों पर ध्यान दिया? वह हमेशा अपने पंजों के बल चलता था। उसे पता होगा कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचते ही वे अपनी जांच शुरू कर देंगे। जांच का सबसे बुनियादी तरीका जमीन पर बने पैरों के निशानों को देखना है। इसके अलावा पहले नानझा कस्बे के प्रवेश द्वार पर उसकी मौजूदगी का पता पुलिस को जरूर चल जाता। अगर वे घटनास्थल पर मिले पैरों के निशानों का मिलान करते तो वह बेनकाब हो जाता। वांग मिंग ने सिर हिलाया और कहा, यह उसकी प्रतिभा की कितनी बड़ी बर्बादी है कि वह सेना में भर्ती नहीं होता। वुल्फहेड ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह सैनिक बनने के लायक नहीं है। वांग मिंग ने आश्चर्य से पूछा, आपका क्या मतलब है? वुल्फहेड ने कहा, वह बहुत निर्दयी है और बिना किसी रोक टोक के काम करता है, जो सैन्य अनुशासन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर वह सेना में भर्ती होकर हमारी तरह सैनिक बन जाता है, तो वह निश्चित रूप से बहुत परेशानी खड़ी करेगा। वांग मिंग ने सिर हिलाया और पूछा, अब हम आगे क्या करें? क्या हम उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करें? वुल्फहेड ने वांग मिंग को गौर से देखा और फिर ठंडे लहजे में कहा, हमें पुलिस के साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? जो लोग इस पद पर नहीं हैं, उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। हमने अपनी वर्दी उतार दी है, हमें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। यह मत भूलो कि हम आखिरकार पीछा करने वालों से बचकर शिंगचिंग में घुसने में कामयाब हो गए थे। क्या तुम फिर से हमारे ठिकाने का खुलासा करना चाहते हो? वांग मिंग कुछ पल चुप रहा, फिर कड़वाहट से बोला, अगर हम सामने आए तो हम निश्चित रूप से सरकारी निगरानी में होंगे। वुल्फहेड ने व्यंग्य करते हुए कहा, देखते हैं तांग शियू आगे क्या करता है। अगर वह बिना किसी परेशानी के इस मामले को सुलझा लेता है, तो ये साबित हो जाएगा कि वह सक्षम है और उसका साथ देना उचित है। अगर वह मुसीबत में पड़ जाता है और मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अच्छा, वांग मिंग ने चुपचाप सिर हिलाया। वुल्फहेड एक पल के लिए चुप रहा, फिर मुड़कर अपने हाथ में पकड़ी दूरबीन को मेज पर फेंकते हुए गहरी आवाज में बोला, आप लोग यहाँ निगरानी करते रहिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वांग मिंग ने झट से कहा, वुल्फहेड, तुम तांग शियू पर करीब से जासूसी करने की योजना तो नहीं बना रहे हो? वह आदमी बेरहम है, अगर गलती से वह तुम्हें निशाना बना ले तो? वुल्फहेड ने ठंडे लहजे में कहा, अगर वह मुझे गलत समझ लेता है, तो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उसे हम जैसे बेकार लोगों की अब कोई जरूरत है। ठीक है, मेरे वापस आने का इंतजार करो। पेड़ भले ही स्थिर रहना चाहे, लेकिन हवा नहीं रुकेगी। तांग शियू को नहीं पता था कि कौन उससे इतनी नफरत करता है कि उसे मारने के लिए 3 ताकतवर हथियारों को भी काम पर रख लिया। लेकिन वह कमजोर नहीं था। जब तक कोई मुझे ठेस न पहुंचाए, मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाता है तो मैं बदला लूंगा के सिद्धांत पर चलते हुए ठंडे नूडल्स की दुकान से निकलने के बाद वह नानझा कस्बे में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह एक सुनसान जगह पर गया, अपना फोन निकाला और ठंडे नूडल्स की दुकान के मालिक द्वारा दिए गए नंबर पर डायल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कॉल का जवाब तो दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तांग शियू 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तांग शियू हूँ। आप जो उत्तर चाहते हैं उसे बताने पर मैं आपको 10 गुना इनाम दूंगा। क्या वे मर गए? अंत में फोन से एक गहरी आवाज आई। तांग शियू ने कहा, हाँ, वे सब मर चुके हैं। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति फिर चुप हो गया। इस बार वह पूरे आधे मिनट तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 200 मिलियन मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। मुझे झंझट पसंद नहीं है, इसलिए आशा है कि आप मेरे लिए सारी गड़बड़ सुलझा देंगे। खाता संख्या ये है। तांग शियू ने आंखें सिकोड़कर कांगशिया का मोबाइल नंबर डायल किया। ये जानकर कि उसने जो 300 मिलियन उसे दिए थे वे अभी तक खर्च नहीं हुए थे, उसने तुरंत कहा, मुझे 200 मिलियन दो और इसे उस खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दो जो मैं तुम्हें दूंगा। जल्दी करो। कांगशिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, अब आप क्या करेंगे? मेरे पास आखिरकार कुछ पैसे आ गए हैं। और आप? तांग शियू ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसे प्रश्न मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए, तुरंत पैसे भेज दो। ठीक है। कांगशिया सहमत हो गया और तांग शियू के निर्देशों का पालन करते हुए उसने उस खाते में 200 मिलियन डॉलर स्थानांतरित कर दिए। दोपहर का समय है। संपत्ति प्रबंधन कार्यालय के एक कर्मचारी ने तांग शियू के घर एक पैकेज पहुंचाया। तांग शियू खबर का इंतजार कर रहे थे और पैकेज मिलने के बाद उन्होंने उसे खोला और उस पर एक नजर डाली। उनके दिल में एक भयानक हत्या का इरादा उमड़ आया। झांग, लेकिन तांग शियू को वह महिला याद थी। शिंगलोंग मार्शल आर्ट्स स्कूल को चुनौती देने और मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ युआन की मांग करने के अगले ही दिन झांग डेकिन ने उसे एक वीडियो भेजा।
वीडियो में उसने तांग शियू को बताया कि वह शहर से बाहर है और वापस नहीं आ सकती। उसने तांग शियू से क्षमा भी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। एक मामूली सी दुश्मनी। तांग शियू कभी भी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, खासकर तब जब दूसरे पक्ष ने पहले ही माफी मांग ली थी, इसलिए उसे भाई बहनों से दोबारा निपटने की कोई जरूरत नहीं लगी। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झांग डेकिन इतनी प्रतिशोधी महिला होगी जो उसे मारने के लिए 20 मिलियन खर्च करने को तैयार होगी। उस रात तांग शियू चुपचाप लॉन्ग जेंग्यू के घर पहुंचा। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन इमारत की तेज रोशनी से यह स्पष्ट हो गया कि लॉन्ग जेंग्यू अभी भी जाग रहा था। अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करते हुए तांग शियू को यह देखकर आश्चर्य और झुंझलाहट दोनों हुई कि लॉन्ग जेंग्यू इस समय बिस्तर पर एक से अधिक स्त्रियों के साथ यौन क्रिया में लिप्त था। यह आदमी तांग शियू विला के आंगन में पेड़ों की छाया में छिपकर 10 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप इंतजार करता रहा। लॉन्ग जेंग्यू को अपनी लड़ाई खत्म करते देखने के बाद उसने लापरवाही से एक पत्थर उठाया और दूसरी मंजिल के शयन कक्ष के शीशे पर जोर से दे मारा। स्मैक। दूसरी मंजिल के बेडरूम की खिड़की चकनाचूर हो गई थी। मुलायम बड़े बिस्तर पर लेटे लॉन्ग जेंग्यू संतुष्टि से उठ खड़े हुए नहाने के लिए बाथरूम जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि शीशा टूट गया है और उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने झटपट अपने पजामे पकड़े, पहने और शीशे की खिड़की की ओर दौड़े। बाहर देखते हुए जोर से चिल्लाए, वहां कौन है? तांग शियू पेड़ की छाया से बाहर निकली, लॉन्ग जेंग्यू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर तेजी से पीछे हट गई। जब लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू का चेहरा साफ साफ देखा तो उसका चेहरा थोड़ा जम गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खिड़की तोड़ने वाला तांग शियू होगा, क्योंकि उसने तांग शियू को अपना पता कभी नहीं बताया था। लेकिन वह झटपट बाहर आया और छाया में पेड़ से टेक लगाकर बैठे तांग शियू को देखा। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई तांग, मैंने आपको नाराज तो नहीं किया? फिर आधी रात को सोने के बजाय यहाँ आकर मेरी खिड़कियां क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तांग शियू ने कहा, मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। लॉन्ग जेंग्यू ने आंखें घुमाई और चिड़चिड़ाते हुए कहा, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। तुमने मेरी खिड़की क्यों तोड़ी? शुक्र है कि तुमने बस तोड़ ही दी। अगर कुछ मिनट पहले ऐसा हुआ होता तो मैं बुरी तरह डर जाता। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास स्तंभन दोष के इलाज की दवा है। लॉन्ग जेंग्यू ने हंसते हंसते और रोते हुए कहा, ठीक है, शेखी बघारना बंद करो, बस मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तांग शियू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने पूछा, क्या आपके लॉन्ग परिवार को शिंगचेन के झांग परिवार से कोई दुश्मनी है? झांग परिवार? लॉन्ग जेंग्यू चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, यह कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन निजी तौर पर हमारे बीच कुछ मामूली मतभेद जरूर होते हैं। तांग शियू कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर झांग डेकिन और झांग योंगजिन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो झांग परिवार का क्या होगा? लॉन्ग जेंग्यू स्तब्ध रह गया और भयभीत होकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, उन दोनों भाई बहनों को मरना होगा, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दें। लॉन्ग जेंग्यू ने अविश्वास भरी निगाहों से तांग शियू को देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई तांग, कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लो। झांग परिवार दशकों से शिंगचेन में सक्रिय है और उसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। अगर हमारा लॉन्ग परिवार झांग परिवार को छूना भी चाहेगा तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भाई बहनों को मारने के बाद झांग परिवार हर संभव तरीके से बदला लेगा। तांग शियू ने कहा, मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं झांग परिवार की जवाबी कार्रवाई के परिणामों पर विचार कर रहा था। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपका लॉन्ग परिवार और चेन झिझोंग मिलकर काम करें तो क्या आप झांग परिवार से निपट पाएंगे? लॉन्ग जेंग्यू ने कुछ देर सोचा, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये भी मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा ये झांग परिवार को पनगू ही कर सकता है। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, क्या ऐसा संभव है कि बाहरी ताकतें इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं? लॉन्ग जेंग्यू ने आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब स्टार सिटी के बाहर की ताकतों से है, जैसे चू यी का परिवार और बाय ताओ का परिवार या शायद ओयांग परिवार? तांग शियू ने कहा, हम उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग जेंग्यू उत्साहित हो गया और जल्दी से बोला, अगर वे शामिल होने को तैयार हैं तो वे झांग परिवार का सफाया कर सकते हैं। हालांकि चू यी और बाय ताओ दोनों के परिवारों का राजधानी में दबदबा है और उन पर कई प्रतिद्वंद्वी ताकतों की नजर भी है। अगर उनके परिवार कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी परिवार निश्चित रूप से इसका फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे। ओयांग परिवार शामिल हो सकता है, लेकिन क्या ओयांग लुलू सही फैसला ले पाएगी? तांग शियू ने कहा, तो फिर चू यी और बाय ताओ को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ओयांग परिवार की समस्या का समाधान कर लूंगा। मैं आपको झांग परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके मुझे देने के लिए 2 दिन का समय देता हूँ। मैं 2 दिन बाद आपसे मिलूंगा और फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लॉन्ग जेंग्यू ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको जल्द से जल्द विस्तृत जानकारी दे दूंगा। हालांकि कृपया जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अगर झांग परिवार सचमुच आपको उकसाता है तो मैं किसी को भेजकर झांग भाई बहनों को सबक सिखा सकता हूं, ताकि आपका गुस्सा आप पर ही निकले। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद तांग शियू वहां ज्यादा देर नहीं रुका। लॉन्ग जेंग्यू की सतर्क निगाहों के बीच वह हल्के से दीवार फांदकर चला गया। सुनसान सड़कें, धुंधली रोशनी वाली गलियां। लॉन्ग जेंग्यू के निवास से निकलने के बाद भी तांग शियू एक अजीब से संकट से ग्रस्त था। हालांकि उसने स्वयं 3 हत्यारों को मार गिराया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे से कोई उस पर नजर रख रहा हो। लेकिन जब उसने अपनी दिव्य चेतना से अपने आसपास का जायजा लिया तो उसे दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला। एक उस्ताद। तांग शियू को पूरा यकीन था कि दूसरा पक्ष जासूसी का माहिर था, अन्यथा वे इतनी दूर छिपकर उस पर गुप्त रूप से नजर नहीं रख पाते। बगीचा। तांग शियू पार्क के प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। फिर वह एक तरफ की दीवार फांदकर जंगल में गायब हो गया। उसे अंधेरे में छिपे उस व्यक्ति को ढूंढना ही था, नहीं तो वह ठीक से खा पी और सो नहीं पाएगा। हाल ही में सब्सक्रिप्शन संख्या में गिरावट आई है। क्या आप सभी कंटेंट के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? कृपया सब्सक्राइब करें भाइयों और बहनों, जिन्हें को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। अध्याय 190 आमने सामने की टक्कर 3/4 मासिक टिकटों का अनुरोध।
सैकड़ों मीटर दूर वुल्फहेड ने अपनी दूरबीन नीचे कर ली। उसकी आंखों में सतर्कता की चमक थी। उसे एहसास हो गया था कि तांग शियू ने कुछ खोज लिया है, लेकिन उसे ये पक्का नहीं था कि वह खुद पकड़ा गया है या नहीं। सतर्क होकर वह जल्दी से पार्क के दूसरी तरफ गया और चुपके से अंदर घुस गया। कुछ मिनट बाद वुल्फहेड पहले ही जंगल में प्रकट हो चुका था। अंधेरे में परछाई की तरह वह चुपचाप उस जगह पर पहुंचा जहां तांग शियू दीवार फांदकर अंदर गया था। जैसे ही वह नीचे झुका, उसने जमीन पर बने पदचिह्नों का जल्दी से निरीक्षण किया और धीरे धीरे दूसरी दिशा में बढ़ गया। इतना ही वुल्फहेड ने एक पेड़ के नीचे तांग शियू के पदचिह्नों का पता खो दिया। जैसे ही उसने मुड़कर उन्हें खोजना शुरू किया, अचानक उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसने अचानक अपने पैर की उंगलियों से जमीन को धक्का दिया और दूर भागने के लिए तैयार हो गया। सरसराहट, आकाश से एक आकृति नीचे उतरी और भेड़िए के सिर के सामने आकर रुक गई। तांग शियू ने वुल्फहेड को ठंडी निगाहों से देखा। हालांकि उसकी कमर में पिस्तौल थी, लेकिन उसका उसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नज़र में उसकी अपनी ताकत ही सबसे बड़ा हथियार थी। तुमने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया, तुम्हारे अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद। वुल्फहेड के कदम पल भर में कई मीटर पीछे हट गए। वह भागने के लिए मुड़ा नहीं, बल्कि एक भूखे भेड़िए की तरह तांग शियू को घूरता रहा और गहरी आवाज में बोला, इस दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो ये जान सकते हैं कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, जो लोग कई वर्षों से मृत्यु के कगार पर मंडरा रहे हैं, वे खतरे के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। आपके आसपास एक घातक आभा है और वह बहुत प्रबल है। कम से कम 100 लोग आपके हाथों मारे गए हैं। मुझे लगता है कि आप भी कई वर्षों से मृत्यु के कगार पर मंडरा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने पैरों के निशान गायब होते ही तुरंत पीछे हटना चाहा। वुल्फहेड ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। उसमें लिखा है कि तुम एक साधारण छात्र हो। भले ही तुम कुछ लोगों से थोड़े ज्यादा काबिल हो, हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले ही कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हारी लड़ने की कला और बेरहमी से हत्या करने के तरीके मेरी समझ से परे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी असाधारण ताकत के साथ पैदा नहीं होता, नहीं कोई निर्मम स्वभाव का पैदा होता है। क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, आप योग्य नहीं हैं। वुल्फहेड ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं योग्य हूँ या नहीं, ये तो लड़ाई के बाद पता चलेगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो, तो मैं तुम्हारी शर्तों पर सहमत होने पर विचार करूंगा। मेरी शर्तें क्या हैं? तांग शियू अचंभित रह गया। उसी क्षण वुल्फहेड ने छलांग लगाई। उसकी बाहों की नसें फूली हुई थीं और उसके मुंह के हवा के एक भयंकर झोंके की तरह तांग शियू के चेहरे पर लगे। उसकी गति मानवीय क्षमता की सीमा को पार कर चुकी थी और तांग शियू भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वापस जाओ। तांग शियू वुल्फहेड से भी तेज था। उसने वुल्फहेड के बढ़ते हुए मुंह को रोक दिया। उसका शरीर लड़खड़ाया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वहीं दूसरी ओर वुल्फहेड 7-8 कदम पीछे हट गया और फिर संभला। कितनी अपार शक्ति! वुल्फहेड का दाहिना हाथ कांप रहा था जब उसने अविश्वास से तांग शियू को देखा और प्रशंसा से कहा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, आपकी शक्ति भी बहुत प्रबल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 1000 जिन की सीमा पार कर लेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने किगोन का अभ्यास किया होगा, है ना? और आपकी वास्तविक ची साधना पहले ही लघु स्तर तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि वे तथाकथित मार्शल आर्ट के उस्ताद भी अगर आपसे मृत्यु तक लड़ें, तो पल भर में आपके हाथों मारे जाएंगे। वुल्फहेड ने बेपरवाही से हल्की हंसी हंसते हुए फिर से तांग शियू पर हमला कर दिया। इस बार भी उसने मुक्का घुमाते हुए तांग शियू के चेहरे पर वार किया। हालांकि इस बार उसके पैर पहले से अलग थे। जैसे ही उसका मुक्का तांग शियू पर लगने वाला था, उसके पैर अचानक घूम गए। उसका शरीर अजीब तरह से दिशा बदल गया, जैसे हवा में झूलता हुआ पेड़। फिर मुक्का अप्रत्याशित दिशा से तांग शियू की बाईं गर्दन पर लगा। फक फक करना। तांग शियू ने ठंडी सांस ली और पलक झपकते ही अपने हाथों से भेड़िए के हमले को रोक दिया। युद्ध के अनुभव के मामले में वह भेड़िए से 10,000 गुना बेहतर था। अनगिनत लड़ाइयों ने उसके शरीर की हर नस को युद्ध के लिए तैयार कर दिया था। जैसे ही उसका पैर तेजी से बाहर निकला, भेड़िए के सिर का दोबारा हमला करने का प्रयास अंततः विफल हो गया, जिससे उसे तांग शियू के हमलों से बचाव और उनसे बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टकराना। तांग शियू के पैर से वुल्फहेड की भुजाएं अपनी जगह से हट गईं। असहनीय दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए वह चिल्लाया, रुको! तांग शियू रुक गया और भेड़िए के सिर से 4-5 मीटर दूर खड़ा होकर ठंडे लहजे में बोला, चूंकि तुमने अपना मित्सुबिशी सैन्य चाकू नहीं निकाला है, इसलिए मैं तुम्हें बोलने का मौका देता हूँ। वुल्फहेड ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आह भरी वांग मिंग ने कहा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो पलटवार करने का मौका भी नहीं देते। मैंने खुद उसे प्रशिक्षित किया है, इसलिए मैं उसकी ताकत जानता हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। मेरी भुजाएं अपनी जगह से हट गई हैं और अब मुझमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं बची है। क्या तुम वुल्फहेड हो? तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वुल्फहेड ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह मैं हूँ। तांग शियू की तनावग्रस्त नसें शांत हो गईं और उसने शांत भाव से कहा, आप 3 दिनों के भीतर समय पर स्टार सिटी पहुंच गए। हालांकि मैं ये जानना चाहूंगा कि उन हत्यारों के साथ आपका क्या संबंध है? वुल्फहेड ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी दी जानकारी की जांच करने पर हमें पता चला कि एक और समूह तुम पर नजर रख रहा था। वे लोग साफ तौर पर प्रशिक्षित हत्यारे थे और उनमें से 2 तो हमारे देश के भी नहीं थे। हमारी जांच से पता चला कि वे विदेश से तुम्हें मारने के इरादे से आए थे। तांग शियू ने कहा, तो आप इनका इस्तेमाल मेरी ताकत परखने के लिए करना चाहते हैं? वुल्फहेड ने कहा, यही तो हमारा विचार है। अगर आप उस छोटी सी समस्या को भी नहीं संभाल सकते, तो आपको हमारा बॉस बनने का क्या अधिकार है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तुमने मेरी ताकत देख ली है। तुम्हारा क्या निष्कर्ष है? वुल्फहेड ने कहा, एकमात्र शर्त यह है कि यदि आप असली अपराधी को ढूंढकर इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेते हैं, तो हमारा समूह अब से आपका अनुसरण करेगा। तांग शियू ने कहा, ठीक है। वुल्फहेड हिचकिचाया और बोला, हालांकि अगर हम आपका पीछा करते हैं, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारी पिछली पहचान बहुत खास थी और हमारे पास ऐसी
ताकत है जिसका आम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कुछ लोग छुपकर हम पर नजर रख रहे हैं। इस बार हम उन लोगों से पीछा छुड़ाने और चुपके से स्टार सिटी आने की कोशिश कर रहे हैं। देश के लोग, तांग शियू ने भौहें उठाकर पूछा। वुल्फहेड ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, स्पेशल ऑपरेशंस टीम। तांग शियू ने कहा, ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। आप पहले ही अपनी मूल पहचान से मुक्त हो चुके हैं और मैं आपको देश में रहने नहीं दूंगा। विदेश जाना? वुल्फहेड ने आश्चर्य से कहा। तांग शियू ने कहा, बिल्कुल सही, मैंने प्रशांत महासागर में एक निजी द्वीप खरीदा है। मुझे इसकी सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत है। आपकी ताकत काफी अच्छी है, आप इसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। वुल्फहेड ने तांग शियू की ओर आश्चर्य से देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम एक निजी सशस्त्र बल बनाने जा रहे हो? यह सही है। तांग शियू ने शांत भाव से सिर हिलाया। वुल्फहेड ने कहा, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारी खासियत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरे लिए किस तरह काम करना चुनते हैं। यदि आप सचमुच मेरे अपने हैं तो मेरे कहने पर भी आप मरने से नहीं हिचकिचाएंगे और आपका व्यवहार सर्वोत्तम होगा। आप कह सकते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सपना देखते थे। यदि आप केवल मेरे साधारण अधीनस्थ बनकर रहना चाहते हैं तो आपका व्यवहार शायद अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ ही गुना बेहतर होगा। वुल्फहेड ने तांग शियू को ध्यान से देखते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। तुम्हारी शर्तें और तुम्हारी महत्वाकांक्षा मुझे भयभीत करती हैं। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी ताकतवर नहीं हो। जब तुम एक ही मुक्के से इस ग्रह को चकनाचूर कर दोगे तब यहाँ कोई भी तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेगा। वुल्फहेड ने अपना सिर हिलाया और अनिर्णयपूर्ण मुस्कान दी। एक ही मुक्के से पृथ्वी नष्ट हो सकती है? ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? अगर आप एक ही मुक्के से पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं तो आप ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। उसने मन ही मन कुछ शिकायतें बुदबुदाईं, फिर तांग शियू की ओर देखकर कहा, रूप रंग मायने नहीं रखता, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आपको सबसे पहले अपनी ताकत साबित करनी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा। तांग शियू मुड़ी और पाक की दीवार की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद नानझा कस्बे से 1 किलोमीटर दूर एक इमारत के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दस्तक लयबद्ध थी, 7 बार हुई, जिसके बाद अंदर से दरवाजा खोला गया। कमरे के अंदर वांग मिंग ने अपनी दूरबीन नीचे रख दी और पीले चेहरे के साथ अंदर आए वुल्फहेड की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वुल्फहेड ने कड़वी मुस्कान दी और कमरे में मौजूद 5 लोगों की निगाहों के सामने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने उस तांग शियू के साथ कुछ बार अभ्यास किया है। आप सही कह रहे हैं, वह बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपने जीवन में अब तक जितने भी लोगों को देखा है उनमें सबसे ताकतवर। ठीक है, अब खड़े मत रहो, मेरी बाहें अपनी जगह से हट गई हैं, जल्दी करो और उन्हें ठीक करो। कमरे में मौजूद 5 लोग चौंक गए। वुल्फहेड की टूटी हुई भुजाओं को देखकर वे अविश्वास से घूर रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उनमें वुल्फहेड निस्संदेह सबसे ताकतवर था। ये दयनीय था कि टूटी हुई भुजाओं के बावजूद वह तांग शियू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। आखिर तांग शियू कितनी ताकतवर थी? जो लोग उपस्थित थे, शायद वांग मिंग ही तांग शियू की ताकत को सही मायने में समझता था। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने जल्दी से वुल्फहेड की बाह की हड्डी को वापस अपनी जगह पर रखते हुए कहा, दरअसल मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम, वुल्फहेड, तांग शियू का मुकाबला नहीं कर सकते। उस आदमी की गति, ताकत और यहाँ तक कि उसकी प्रतिक्रिया की गति भी भयानक है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं उसके कपड़ों के किनारे को भी छू नहीं पाया। वुल्फहेड ने कहा, यह बहुत मजबूत है। वांग मिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर पूछा, वुल्फहेड, तुमने किस बारे में बात की? वुल्फहेड ने कहा, मैंने उन्हें ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर वे इस संकट को पूरी तरह से हल कर लेते हैं और अपनी ताकत साबित कर देते हैं तो हम भविष्य में उनका अनुसरण कर सकते हैं। अगर वे इसे हल नहीं कर पाते तो उनका अनुसरण करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे एक बात जरूर बताई, एक बार हम उनका अनुसरण करने लगे तो वे हमें देश में रहने नहीं देंगे। देश में नहीं रुक रहे? फिर हम कहाँ जाएंगे? वांग मिंग ने हैरानी से पूछा। वुल्फहेड ने कहा, उसने कहा कि उसने प्रशांत महासागर में एक निजी द्वीप खरीदा है और चाहता है कि हम उसके गार्ड के रूप में काम करें। वह एक सशस्त्र बल बनाना चाहता है, अपना खुद का सशस्त्र बल। वांग मिंग ने उत्सुकता से पूछा, सशस्त्र बल? आखिर वह करना क्या चाहता है? वुल्फहेड ने अपना सिर हिलाया और कहा,